हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा लोग, क्लास 12 फिजिक्स में सबसे बड़ा और सबसे टिपिकल एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर दिया है तो वो है रे ऑप्टिक्स चैप्टर का। बट इस टिपिकल एक्सरसाइज को सिंपल करके समझाने का काम उठाया है मैंने। मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में 1 से 15 क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब हम बात करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू 32। एंड बेटा, अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो इसके बाद रे ऑप्टिक्स के सारे न्यूमेरिकल आपके लिए ना बटर जैसे हो जाएंगे, एकदम स्मूथ, एकदम इजी, एकदम आराम से फ्लो होने वाले। ओके, चलिए बेटा, तो शुरू किया जाए रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज पार्ट 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कहा है बच्चा कि अ स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन अ टेबल टॉप इज व्यूड फ्रॉम अबव फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब एक टेबल के ऊपर एक पिन रखा है जिसे हम यहां से देख रहे हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव डन, चलिए, by what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab। तो अब हमने क्या करा है बच्चा, अब हमने यहां पे बीच में 15 सेंटीमीटर थिकनेस का रख दिया ग्लास स्लैब, राइट। तो नाउ वी नीड टू आंसर कि ये पिन हमें कहां पे दिखेगा, राइट। बेटा, लॉजिक समझना बहुत जरूरी है हर एक चीजों का। तो देखिए, पिन हमें थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। क्यों ऊपर दिखेगा समझ लीजिए। तो जो रे बेटा ऐसा सीधा सीधा निकलेगा वो तो विदाउट एनी बेंडिंग पार हो जाता है, बट जो रे एंगल के ऊपर गिरेगा यहाँ पे स्लैब पे, राइट, जो रे स्लैब के ऊपर किसी एंगल पे गिरेगा, राइट, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस एंड देन इट विल अगेन मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। ओके, तो बेटा देखने वाले को क्या लगेगा कि ये दोनों रेज कहां से आ रहे हैं, इस पॉइंट से आ रहे हैं। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि दोनों रेज यहां से आ रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कितना ये शिफ्ट हुआ, ये पिन आपको कितना ऊपर दिखेगा, ये आपको फाइंड करना है, राइट। तो हम सिंपली बेटा कंसेप्ट यूज करते हैं अपैरेंट डेप्थ का। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे बच्चा, एच अपैरेंट डिवाइड बाय एच एक्चुअल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आप देख कहां से रहे हो, एयर में, और ये इसको इमेज को ऊपर लाने का काम कौन कर रहा है, ग्लास स्लैब। तो नीचे क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। तो बच्चा अपैरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो जो एयर है, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मटेरियल जिसकी वजह से शिफ्टिंग हो रहा है। शिफ्टिंग किसकी वजह से हो रहा है, ग्लास की वजह से। समझे लॉजिक। चलो, अपैरेंट डेप्थ हम फाइंड करने वाले हैं। एंड बच्चा एक्चुअल डेप्थ मतलब 50 सेंटीमीटर नहीं लेना है आपको, क्योंकि पूरे 50 सेंटीमीटर में थोड़ी लाइट का बेंडिंग हो रहा है। लाइट का बेंडिंग तो खाली कहां हो रहा है, ग्लास के स्लैब में। तो एक्चुअल डेप्थ कौन सा लेना है, ग्लास के स्लैब का, जहां पे आपका लाइट बैंड हो रहा है, राइट। तो एक्चुअल डेप्थ ग्लास के स्लैब का लेना है, जो कितना है बच्चा, 15 सेंटीमीटर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ग्लास का होता है 1.5। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा अपैरेंट डेप्थ हो गया 10 सेंटीमीटर। तो चलो, शिफ्टिंग कितना हुआ बच्चों पिन में, राइट। तो जो ग्लास स्लैब का थिकनेस था वो पहले कितना था, 15 सेंटीमीटर, और लाइट के बेंडिंग की वजह से कितना इमेज ऊपर आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो इमेज में कितना शिफ्टिंग हुआ मेरे बच्चे, 5 सेंटीमीटर। और ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, राइट। कितना शिफ्टिंग हुआ बेटा, 5 सेंटीमीटर। बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं। बच्चे एक्चुअल डेप्थ 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अगर चलो 50 की जगह 15 ले भी लिया तो फिर ये शिफ्टिंग वाले में क्या करते हैं, 50 में से 10 माइनस करते। नहीं, जो भी लाइट का बेंडिंग हो रहा है बेटा वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्लास के स्लैब की वजह से हो रहा है। तो ग्लास के स्लैब की वजह से जो 15 सेंटीमीटर था वो बेंडिंग की वजह से कितना लगा आपको, 10 ही सेंटीमीटर लगा। जो 15 सेंटीमीटर था ग्लास का स्लैब, राइट, लाइट के बेंडिंग की वजह से वो 15 की जगह आपको कितना लगा, 10 सेंटीमीटर। तो शिफ्टिंग कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर का ही शिफ्टिंग हुआ है, राइट। तो देखिए बेटा, अगर कोई और यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना तो आपको इसका एक डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि भाई शिफ्ट इक्वल टू, याद रख लो, थिकनेस इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तुमको क्या लगता है, क्या मैं ऐसा नहीं करवा सकता हूं आपको, हैं बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं करवा सकता हूं क्या आपको? मैं भी ये करवा सकता हूं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, ये सारे फॉर्मूला मुझे भी पता है। बट
द थिंग इज आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, राइट। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि ये इमेज शिफ्ट कैसे हुआ, जो मैंने आपको यहां बताया है करके। ओके चलो अब ये भी पूछा है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब। मतलब अगर मैं स्लैब को थोड़ा और नीचे कर दूं या अगर स्लैब को थोड़ा और ऊपर कर दूं तो क्या कुछ चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ग्लास को आप ऊपर या नीचे भी ले जाओगे तो भी जो लाइट का बेंडिंग है वो सेम ही रहने वाला है, लाइट का बेंडिंग चेंज होने वाला नहीं है। सो देयर इज नो चेंज इन शिफ्ट इफ ग्लास पोजिशन इज चेंज, नो चेंज इन शिफ्ट if glass slab position is changed, कोई भी शिफ्टिंग होने वाला नहीं है। आई बात समझ में? चलो बेटा आगे लेके चलते हैं आपको, इतना कलरफुल रहेगा मेरा पूरा जो भी एक्सरसाइज होगा वो। ओह बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर। बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है बेटा। तो ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर, अंदर वाले मटेरियल को कहते हैं कोर, बाहर वाले को हम कहते हैं क्लैडिंग, राइट। ये जो मटेरियल है वो है कोर और बेटा ये मटेरियल है आपका क्लैडिंग। देखिए आपको कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 1.68, दिख रहा है आपको? लाइट पाइप मतलब पूरी पाइप का कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.68। N2 ले लो इसको 1.68, और बाहर जो क्लैडिंग है बेटा आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप मतलब क्लैडिंग, आउटर कवरिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। ओके आपको पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट with the axis of the pipe for which the total internal reflection inside the pipe take place as shown in the figure। मतलब यहां पे आप कितने एंगल पे लाइट को इंसिडेंट कराओगे ताकि अंदर जाने के बाद लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यहां पे लाइट कौन सा एंगल पे गिरनी चाहिए? क्रिटिकल एंगल पे या उससे बड़े एंगल पे, राइट क्योंकि लाइट जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे गिरती है तो फिर बाहर नहीं जाती, अंदर ही आती है वापस, राइट। मतलब होगा क्या, देखो बेटा क्या करना है आपको, ध्यान से देखना। मैं वापस एक छोटा सा फिगर यहां बना रहा हूं आपके लिए। चलो यहां से आपकी लाइट हो रही है एंटर, जैसे ही लाइट एंटर होगी यहां से लाइट बेंड होगी, बिकॉज लाइट एयर में से कहां जा रही है? कोर में जा रही है, मतलब यहां से लाइट का हुआ बेंडिंग। और फिर यहां पे जब लाइट टकराई तो यहां पे क्या होना चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ओके तो यहां पे एंगल कितना होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल सी जितना। चलो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, बिकॉज ये नॉर्मल है, राइट। ओके तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना है, और फिर तो रिलेट ही करना है। चलो क्रिटिकल एंगल फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। सो बेटा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? साइन से इक्वल टू 1/n21। क्रिटिकल एंगल होता है साइन से इक्वल टू 1/n21। चलो तो साइन से इक्वल टू n21 का मतलब होता है n2/n1, n21 इज n2/n1, एंड n2 हमेशा डेंस मीडियम होता है, n1 हमेशा रेयर मीडियम होता है, राइट। सो n2 इज द डेंस मीडियम। डेंस मीडियम कौन सा है बेटा? कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.68, एंड रेयर मीडियम है आपका क्लैडिंग, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। देखो अगर आप इसको उल्टा लिख दोगे ना तो साइन का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है। आपको पता ही होगा कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो अब जैसे इसको आप सॉल्व करोगे बेटा 1.44, मैं आपको डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल बता देता हूं, टेबल हम नहीं खोलेंगे आज। ओके तो ये वैल्यू आ रहा है आपका 0.8571, और जब आप टेबल में जाके साइन के लिए देखोगे ना कि 0.8571 कहां पे आ रहा है, देन यू विल फाइंड दैट 0.8571 का वैल्यू आ रहा होगा C इक्वल टू 59 डिग्री के ऊपर। मैं बता दूं आपको कैसे हुआ है 0.8571, चलो बता देते बच्चा आपको, कोई टेंशन नहीं है अपने को, बहुत समय है हमारे पास। ये रहा देखो साइन टेबल में ना कितना वैल्यू चाहिए था आपको? 0.8571, दिख रहा है ना आपको टेबल? हाँ
चलो 0.8571 पे जाओ तो भाई 0.85 85 85 85 दिखा रहे हो 8572 दिख रहा है आपको? और बड़ा करो इसको, मैं दिख रहा है आपको 0.8572 आ गया। ये रहा। कितना एंगल पर है? 59 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो हमने एंगल का वैल्यू कितना ले लिया बेटा उठा के? 59 डिग्री। चलो ओके, कौन सा कलर चल रहा है? रेडियम ना। ओके, क्रिटिकल एंगल आ गया आपके पास, तो आपने ये एंगल फाइंड कर लिया क्रिटिकल। तो अब सिंपली आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्रिटिकल एंगल और आर, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि ये तीसरा एंगल यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है ट्राइंगल का। तीसरा एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? सो वी कैन सिंपली राइट हियर। नाउ सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा आपका? आर प्लस सी मिला के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। दिख रहा है ना आपको? सिंपल सा ट्राइंगल है, यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल, ये आर और ये 90 डिग्री, तो ये दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। चलो, तो आर का वैल्यू आया है आपका 90 माइनस सी, तो आर का वैल्यू आएगा 90 माइनस सी, सी का वैल्यू है 59, 59 माइनस कर गया तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 31 डिग्री। तो बस आर का वैल्यू आ गया। नाउ अप्लाई द स्नेल्स लॉ। चलो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, बिकॉज आपको ये एंगल निकालना है। इस तरफ क्या है? एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है। इस तरफ क्या है? कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.68 है, राइट। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे स्नेल्स लॉ, बिकॉज हमें ये एंगल निकालना है। आई कितना होगा? कितने एंगल तक आप लाइट को इंसिडेंस करा सकते हो? दैट्स योर क्वेश्चन। सो नाउ अप्लाइंग Snell's law at point of incidence. Applying Snell's law at point of incidence. चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? N1 मतलब 1 sin I, सिंपली बेटा 1 sin I, 1 sin I is equal to 1.68 into sin R, 1.68 into sin R। समझे क्या अप्लाई किया? स्नेल्स लॉ है, सिंपल सा, राइट। चलो, तो साइन आई इक्वल टू 1.68 इंटू साइन 50, साइन आर, आर का वैल्यू कितना है? 31 डिग्री। एंड साइन 30 बेटा नियरली आप ले सकते हो 0.5, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया आपका 1.68 इंटू 0.5। अब 1.68 इंटू 0.5 करोगे आप, कितना हो जाएगा बेटा? 1.68 हो जाएगा ये आपका पॉइंट, कितना हो जाएगा ये? 0.84, राइट। तो चलो, साइन आई का वैल्यू आया बचा 0.84, ठीक है। चलो, कितना एंगल बनेगा आपका देखते हैं। 0.84 है ना आपका वैल्यू, टेबल में देखना पड़ेगा आपको वापस जाके कि 0.84 के लिए कितना एंगल आ रहा है। ओके, एंड इफ यू मेक दिस वैल्यू एग्जैक्ट, तो ये 0.51 आ रहा है, 0.5156। लेट्स गो, एग्जैक्टली आ रहा है 0.5156 से जाना अंदर, ये आ रहा है 0.5156, राइट। लेट्स राइट इट प्रॉपर्ली। नहीं तो आप बोलोगे फिर कमेंट में कि सर आंसर गलत है, आंसर गलत है, आंसर गलत है। समझते तुम हो नहीं, और खाली खाली फिर बोलोगे आंसर गलत है। ओके, तो ये हो गया आपका 1.68 इंटू ये वैल्यू एग्जैक्ट आएगा 31 का 0.5156, ठीक है। चलो, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, दिस इज 0.8662। और जब टेबल से देखोगे ना कि साइन का आई का वैल्यू 0.8662 कहाँ पे है, तो आपका आंसर आएगा 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है 0.8662 रूट 3/2, 1.73/2 ये वैल्यू आएगा आपका। ओके, तो आई का वैल्यू कितना बना बच्चों? यहाँ पे आई का वैल्यू बन गया आपका, आंसर यहाँ पर है, आई का वैल्यू बन गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। मतलब हम कितने एंगल पे लाइट को इंसिडेंस करा सकते हैं? तो हम लाइट को इंसिडेंट करा सकते हैं बेटा 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक। अगर हमने यहाँ पे एंगल 60 से बड़ा कर दिया तो फिर यहाँ पे लाइट क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे टकराएगी और लाइट बाहर निकल जाएगी। अगर आप यहाँ पे एंगल को बढ़ाओगे, 60 से ज़्यादा कर दोगे, तो ये एंगल अगर बढ़ाया तो ये आर बढ़ जाएगा, अगर आर बढ़ जाएगा तो आई कम हो जाएगा, और जैसे ये आई डैश का वैल्यू
क्रिटिकल एंगल से कम हो गया, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लाइट कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो अभी हमारा आंसर क्या है बेटा, इसमें 0 से लेकर 60 डिग्री तक हम लाइट को इंसिडेंट करवा सकते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करा गया है और ये कहा है कि अगर हमने क्लैडिंग को निकाल दिया, चलो व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग। अब क्लैडिंग है ही नहीं, चलो क्लैडिंग नहीं है तो सिर्फ कोर है, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया था आपको, 1.68। बाहर क्लैडिंग नहीं है, मतलब बाहर क्या है, अभी एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। चलो यहां से हमने लाइट को कराया इंसिडेंट, लेट्स से दिस एंगल इज आई, यहाँ पे लाइट टू बी बैंड, दिस एंगल इज आर एंड इट इज द क्रिटिकल एंगल। अब पहले क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेते हैं। चलो सो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन सी इज अगेन इक्वल टू 1/n/1। अभी देखिए चलिए, तो नीचे कौन सा मीडियम रहेगा आपका, डेंस मीडियम 1.68, ऊपर क्या रहेगा, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा है आपका, एयर है। अभी कोर तो आपने क्लैडिंग तो आपने निकाल दिया है, पहले वाले केस में क्लैडिंग था, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा एंगल, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था, क्लैडिंग का। अभी क्लैडिंग नहीं है तो ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, एयर का। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस 1/1.68 जब करोगे आएगा 0.5952, और जब टेबल में जाके वैल्यू देख के आओगे ना 0.5952, तो आपको क्रिटिकल एंगल का वैल्यू मिलेगा बेटा यहाँ पे 36.5 डिग्री। कितना वैल्यू मिलेगा आपको, वैल्यू मिलेगा 36.5 डिग्री। नाउ चलिए मान लेते हैं कि अभी अपने ने क्या करा पता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम केस हियर, मतलब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने 90 रखा तो क्या होगा, क्या लाइट अंदर रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी। तो यहां पे आप डायरेक्टली 90 डिग्री के लिए चेक करो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। सो इफ यू चेक फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, इफ लेट अस से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करके आर फाइंड करो। चलो बाहर कौन सा मीडियम है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे मैं 90 डिग्री लेके स्नेल लॉ अप्लाई कर रहा हूं, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1 इंटू साइन 90 इक्वल टू, अंदर क्या हो जाएगा r इंटू 1 इंटू साइन 90 इक्वल टू, यहाँ पे अंदर कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.68 इंटू साइन r, राइट। चलो साइन 90 का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1.68 इक्वल टू साइन r। देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा फाइबर है और हम लाइट को ना, ये नॉर्मल है, हम लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हैं, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। तो हम फाइंड कर रहे हैं ये आर कितना आएगा, समझ रहे हो, एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं इसमें। क्यों एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब यहाँ पे ना दोनों मीडियम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा फर्क है, और जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है तो क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा रहता है। क्रिटिकल एंगल छोटा रहता है मतलब लाइट के रिफ्लेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो आगे वाले क्वेश्चन में ना दोनों मीडियम के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये 1.68 था और ये कितना था आपका 1.44 था, राइट। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, इसीलिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू बड़ा आया, कितना आया 59 डिग्री आया। बट अभी आपने क्लैडिंग को निकाल दिया तो अब यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया मीडियम का, तो जितना ज्यादा ये डिफरेंस रहेगा मीडियम का उतना क्रिटिकल एंगल कम आएगा। कितना आया इसमें क्रिटिकल एंगल, खाली 36.5 डिग्री आया। तो इसीलिए हम ना एक्सट्रीम केस चेक कर रहे हैं कि 90 डिग्री पे लाइट डाली गई तो क्या होगा। चलो तो यहाँ पे आप देखो वापस आया साइन आर 1/1.68, यही सेम वैल्यू है। देखो कितना एंगल निकला था 36.5, तो यहाँ पे आपका आर का एंगल कितना निकलेगा 36.5 डिग्री। चलो ये आर का वैल्यू कितना आया 36.5, तो जब यहाँ पे लाइट टकरा रही है तो उसका एंगल क्या दिया है आई डैश, तो सिंपली निकाल दे आई डैश। सो वी राइट हियर angle at which the light strikes on wall of fiber, क्या लिखेंगे अपने r प्लस आई डैश क्या है 90, ये r और आई डैश क्या है 90 है, तो आई डैश विल बी इक्वल टू 90 माइनस r, 90 माइनस 36.5 कितना हो जाएगा ये, हाँ 90 माइनस 36.5 53.5, am I right?
53.5 डिग्री। तो इतने एंगल के ऊपर जाके लाइट सामने वाले वॉल पे टकराएगी और वहां पे क्रिटिकल एंगल खाली कितना है, 36.5 है। मतलब जो आई डैश का वैल्यू है ना, दैट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। दैट मीन्स लाइट तो अंदर रिफ्लेक्ट हो ही जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा बना, मतलब लाइट विल इंटरनली रिफ्लेक्ट। सो वी कैन राइट योर हैंड्स, लाइट विल रिफ्लेक्ट इंटरनली। तो यहां पे आपका एंगल का रेंज हो गया। सो एंगल एट विच light should incident is 0 to 90. तो जैसे ही आपने क्लेडिंग को हटा दिया ना, अब आप लाइट को 0 से 90 किसी भी एंगल पे डालो, उसका अंडर रिफ्लेक्शन हो ही जाएगा। जब क्लेडिंग आपने रखा तो क्लेडिंग वाले केस में कहां तक एंगल था आपका, 60 डिग्री तक ही था, राइट। 60 डिग्री से ज्यादा अगर ये एंगल किया तो फिर लाइट आपकी यहां से बाहर निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। बट जैसे ही आपने क्लेडिंग को हटा दिया, अब आपका एंगल कहां तक पहुंच जाएगा, 0 से लेकर 90 तक आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखो मेरी वॉइस क्वालिटी बहुत खराब है अभी, राइट, क्योंकि पता नहीं बहुत 4-5 दिनों से ना गला बहुत खराब है, बस स्टिल काम है तो करना तो पड़ेगा। ऐसे गले से अभी सुबह के 8:30-9 बजे है, ऐसे गले से मुझे रात को 8:30 तक पढ़ाना है कंटिन्यूस, बीच में 2 घंटे का गैप है सिर्फ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये मस्त क्वेश्चन है। इमेज ऑफ अ स्मॉल बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल इज टू बी ऑब्टेन ऑन द अपोजिट वॉल 3 मीटर अवे बाय मीन्स ऑफ अ लार्ज कॉन्वेक्स लेंस। तो एक तरफ दीवार पर एक बल्ब है, दूसरी तरफ एक वॉल है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर। हमें क्या करना है, हमें ये बल्ब का यहां पे इमेज बनाना है, और ये इमेज बनाने के लिए हमने बीच में रख दिया एक लेंस, राइट। हमें बताना है कि लेंस का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए ताकि ये बल्ब का इमेज कहां बने, इस वॉल के ऊपर बने, और शुड बी दी फोकल लेंथ। ठीक है, बड़ा प्यारा सा ये क्वेश्चन है। लेट अस से बेटा ये डिस्टेंस है आपका u, तो ऑब्वियसली इस तरफ क्या हो जाएगा 3 माइनस u, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है 3 है। लेट्स अप्लाई द लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलो v मतलब इमेज, इमेज कहां बन रहा है 3 माइनस u, राइट साइड के ऊपर, तो इमेज की जगह लेंगे 3 माइनस u। ऑब्जेक्ट कहां पर है, लेफ्ट साइड के ऊपर, कितना डिस्टेंस पे u, तो क्या लेंगे, इसको लेफ्ट साइड है तो माइनस u, दैट इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया बेटा आपका 1/3 माइनस u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, लेट्स टेक द एलसीएम, व्हाट यू विल गेट, u प्लस 3 माइनस u डिवाइड बाई 3 माइनस u इंटू u इक्वल टू 1/f। अब जस्ट सॉल्विंग दिस, राइट। चलो यहां से u कट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3u माइनस u स्क्वायर, राइट है ना, 3u माइनस u स्क्वायर आ गया ऊपर। चलो इसको सामने ले लो, तो u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 3f इज इक्वल टू 0। तो ये बना है u में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रहा है आपको, u स्क्वायर है, u है, f है, तो ये एक u का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उसका कुछ सॉल्यूशन होगा। चलो तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ u। तो सॉल्यूशन बनेगा u इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इतना तो आता है ना आपको, इतना तो आना ही चाहिए सबको, राइट। ओके चलो, नाउ हेंस यू कैन राइट दिस u इक्वल टू 3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर वुड बी 9 माइनस 12f डिवाइड बाई 2। अब अगर इसका आपको रियल आंसर चाहिए तो रियल आंसर तभी पॉसिबल है जब अंडर रूट के अंदर का वैल्यू कैसा हो, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर का
अंडर रूट रियल नंबर में डिफाइन होता नहीं है, राइट मतलब जो भी अंडर रूट में है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं फॉर रियल नंबर, जो ये अंदर वाला टर्म है 9 माइनस 12f, दिस मस्ट बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, मीन्स 9 शुड बी ग्रेटर देन 12f, मीन्स f शुड बी लेस देन 9/12, so f शुड बी लेस देन 0.75 मीटर। कितना होना चाहिए? मिनिमम फोकल लेंथ होना चाहिए 0.75 मीटर। अब अगर ऐसा एमसीक्यू में आता है ना बेटा, तो इसको एज अ शॉर्टकट आप याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिएगा, अगर एक तरफ आपका ऑब्जेक्ट है और बीच में अगर आपने लेंस रखा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज d, तो इसका मिनिमम फोकल लेंथ होना चाहिए लेंस का कंपलसरी लेस देन d/4। कितना होना चाहिए लेंस का फोकल लेंथ? कंपलसरी लेस देन d/4 होना चाहिए, तभी आपको यहां पे इमेज मिलेगा। इससे ज्यादा फोकल लेंथ होगा ना, तो ये जो लेंस है वो लाइट को इतना बैंड नहीं कर पाएगा, रेस पीछे मिलेंगे तो इमेज नहीं मिलेगा आपको। Am I clear with this? ओके चलो बेटा आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। समझ आ गया ना ये क्वेश्चन कैसे करना था? अगला सवाल तो इससे मस्त है। अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ओके सो यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब यहां पे इमेज है, एंड दे हैव अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इसका इमेज बनाना है स्क्रीन के ऊपर बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट पोजिशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। मतलब जब पहले हमने लेंस को यहां रखा पोजीशन 1 पे, तब भी हमें यहां इमेज मिला, लेट्स से लाइक दिस। और जब हमने लेंस को 20 सेंटीमीटर दूर रखा यहां से इस पोजीशन के ऊपर, राइट, उस केस में भी हमें इमेज मिला उसी पॉइंट के ऊपर, मतलब स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो दो लेंस नहीं है, लेंस एक ही है, लेंस की दो अलग अलग पोजीशन है और ये दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस दिया आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस फिक्स है 90 सेंटीमीटर। पहले जब लेंस को इस पोजीशन पे रखा तब भी इमेज मिला यहाँ पे, और जब लेंस को हमने 20 सेंटीमीटर दूर लिया तब भी यहाँ पे इमेज हमें मिला। तो हमें बताना है, बोलो लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा? कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों केसेस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो पहले पोजीशन के लिए, फॉर फर्स्ट पोजीशन P1 of lens, we apply the formula 1/v minus 1/u equal to 1/f। चलिए टोटल डिस्टेंस है 90, लेट्स से ये डिस्टेंस है u। अगर ये डिस्टेंस u है तो ऑब्वियसली ये यहां से कितना हो जाएगा 90 माइनस u। ओके, अब मैं थोड़े रेस साफ कर देता हूं, नहीं तो फिर आपको इमेज डिस्टेंस सब क्लियर नहीं दिखेगा, राइट। चलो क्लियर, पहले पोजीशन का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है u पर, तो इमेज होगा 90 माइनस u। चलो सो इमेज की जगह रखेंगे अपने 90 माइनस u, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है तो माइनस u इज इक्वल टू 1/f। चलो जैसे इसका एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई u इंटू 90 माइनस u इक्वल टू 1/f, कॉल इट 1। चलो अब सेकंड पोजीशन के लिए डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे बेटा, कलर चेंज करके लिखते हैं। तो सेकंड पोजीशन मतलब ये, तो ये आपने क्या किया ध्यान से समझिए, ये लेंस यहां से 20 सेंटीमीटर दूर रखा है आपने, तो ऑलरेडी u के अंदर और कितना जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा u + 20। समझे कि नहीं? ये लेंस यहां से 20 सेंटीमीटर दूर पोजीशन पे रखा है सेकंड टाइम, तो u में कितना जोड़ दो, 20 जोड़ दो, तो u आ गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ये 20 सेंटीमीटर यहां आया तो इमेज डिस्टेंस में 20 माइनस करना पड़ेगा, और यू कैन डू वन थिंग, 90 में से u + 20 को माइनस कर दो। जैसे ही आप 90 में से u + 20 को माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 70 माइनस u। कितना बचेगा ये 70 माइनस u। चलो
So we write here for second position of the lens P2, for second position of the lens P2, चलो वापस सेम फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चले v मतलब इमेज डिस्टेंस कितना है 70 माइनस u, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरफ है u प्लस 20, इस तरफ है तो नेगेटिव साइन लेंगे, चलो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, टेक एलसीएम u प्लस 20 प्लस 70 माइनस u इक्वल टू 70 माइनस u इंटू u प्लस 20। चलो u हो गया कट, u कट करना था आपको, u हो गया कट, ये हो गया ऊपर 90 डिवाइड बाई 70 माइनस u इंटू u प्लस 20 इक्वल टू 1/f, कॉल इट 2। चलिए सिंपली 1 और 2 के राइट साइड को कंपेयर करिए, 1/f है दोनों में, तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, सो वी कैन राइट हियर कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना बेटा 3-3 4-4 मार्क के है। अब इसमें कहीं कहीं सॉल्यूशन बुक के अंदर इसका शॉर्टकट लिखा होता है, शॉर्टकट लिख के आओगे ना 4 मार्क के, तो शॉर्टकट में ही मार्क मिलेंगे, 1 मार्क मिलेगा, 3 जाएंगे, राइट। चलो दोनों कंपेयर करो, यहाँ पर है 90 u इंटू 90 माइनस u, 90 इंटू u अपन 90 माइनस u इक्वल टू, चलो यहाँ पर है 90 डिवाइड बाई 70 माइनस u प्लस 20, 90 कट, चलो ओके सीधा सीधा इसको उल्टा करके कंपेयर कर लो। सो 90u माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 70u प्लस 1400 माइनस u स्क्वायर माइनस 20u, खाली ब्रैकेट ओपन करा है और इन्वर्स कर दिया है। देखो माइनस u स्क्वायर कैंसिल, 70 माइनस 20 50u, 50u इस तरफ आएगा, 90 माइनस 50 क्या बचेगा 40u इक्वल टू कितना आ गया 1400। मैं कुछ गलत चीजें ही कट कर रहा हूं कब से, ओके। सो तो u का वैल्यू आ जाएगा आपका 140/4 मतलब 35, हेंस u का वैल्यू कितना होना है आपका 35 सेंटीमीटर। चलो इस u को जाके इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग इन 1, पुटिंग u इक्वल टू 35 इन 1, चलो क्या हो जाएगा आपका 90 डिवाइड बाई u इंटू 90 माइनस u, बहुत साफ करना पड़ रहा है, दोनों जगह पर u की जगह 35 रख दो, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 35 इंटू 55, इनवर्स कर रहे हैं अपना, 35 इंटू 55 डिवाइड बाई 90। चलो इसका जैसे ही सोल्यूशन करोगे ना, कितना आंसर बनेगा बोलो, 35 इंटू 55 डिवाइड बाई 90, इट इज 21.4, एग्जैक्ट 21.38, यू कैन टेक 21.4 सेंटीमीटर, डन। तो लेंस का फोकल लेंथ होगा 21.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, दोनों अलग अलग पोजीशंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है और आगे बढ़ाना है गाड़ी को, ओके। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है, थियरी क्वेश्चन है शायद अगला, एक सेकंड, एक क्वेश्चन में खा गया क्या, नहीं सही चल रहा था ना, 18 क्वेश्चन, ये नए टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है, हाँ, तो बहुत सारी चीजें इसमें नहीं दिया हुआ नए टेक्स्ट बुक में। तो 32 क्वेश्चंस भी नहीं होंगे शायद, 32 है, 31 है, इट इज एज पर द न्यू टेक्स्ट बुक, राइट। जो क्वेश्चंस इनमें से निकाल दिए गए वो हमने भी निकाल दिए। चलो नंबर 20, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डिटरमिन द इफेक्टिव फोकल लेंथ of the combination of the two lenses. One is a convex lens of focal length 30 centimeter. Other is a concave lens of focal length of 20 centimeter. And the in contact नहीं है,
इन कॉन्टेक्ट वर्ड निकाल दो। ये 10th क्वेश्चन का कंटिन्यू करना है आपको, राइट। इफ दे आर प्लेस दैट 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद their principal axis coincident, does the answer depend on which side of the combination a beam of parallel light is incident? Is the notion of effective focal length of this system useful at all? राइट, तो सिस्टम का इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है जो आपने थियरी में लिखा था। इफेक्टिव फोकल लेंथ मीन्स, एक सेकंड, थोड़ा कैमरा मेरा सेट करना पड़ेगा। चलो बेटा, इफेक्टिव फोकल लेंथ होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डिस्टेंस डिवाइड बाय f1 f2, राइट। तो पहले हम ये इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालते हैं और फिर देखते हैं कि होना क्या चाहिए आंसर। ओके, so the formula for the effective focal length 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2 minus df1 f2। चलो f1 पहला लेंस है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ होता है +30। f2 कॉनकेव है, कॉनकेव में फोकल लेंथ होता है -20। डिस्टेंस है दोनों के बीच में 8 सेंटीमीटर। f1 है 30, f2 है -20। So if you simplify this, what you will get 1/30 minus 1/20, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 डिवाइड बाई 600। इन सबका एलसीएम होगा 600। तो 30 इंटू 20, 20 इंटू 30 प्लस 8, ये क्या चल रहा है बेटा 1/f। सो इट इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा -2/600, राइट। कट करोगे तो f इक्वल आ जाएगा -300 सेंटीमीटर। तो ऐसा कुछ आ रहा है आपके फॉर्मूला से, इफेक्टिव फोकल लेंथ आ रहा है। बराबर, बट क्या ये सही है? सो मैं कह रहा हूं नहीं, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब दोनों लेंसेज आपने आजू बाजू में रखे होते हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है तो फोकल लेंथ डिपेंड करता है कि लाइट कौन सी तरफ से आ रही है। तो पहला केस देखो तो व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ओके, क्योंकि फोकल लेंथ आपका चेंज हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन में, आप किस तरफ से लाइट इंसिडेंट कराते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो फोकल लेंथ का मतलब है कि अगर कोई पैरेलल लाइट आ रही है तो ये पैरेलल लाइट कहाँ पे मिलेगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले केस में हम लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स साइड, लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम कॉन्वेक्स साइड। चलिए, लाइट गिर रही है कॉन्वेक्स साइड से, तो यहां से अगर बेटा लाइट आई, देखिए इसका फोकल लेंथ कितना दिया आपको 30 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है -20 सेंटीमीटर। चले, सबसे पहले ये कौन सा लेंस है आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कॉन्वर्ज करता है। कहाँ पे कॉन्वर्ज करेगा, अपने फोकस के ऊपर, क्योंकि आने वाली लाइट कैसी है, पैरेलल टू द एक्सिस। मतलब ये क्या करेगा, लाइट को कॉन्वर्ज करेगा अपने फोकस के ऊपर। और अगर ये लेंस नहीं होता, दूसरा लेंस, राइट, तो वो इमेज कहाँ बनाता, यहाँ पे बनाता इमेज, राइट। ओके, कितने डिस्टेंस के ऊपर इमेज बना था, जितना उसका फोकस है, कितना फोकस है 30 सेंटीमीटर। मतलब यहां से आपका इमेज कहाँ बनता है, ये 30 सेंटीमीटर के ऊपर। अभी देखिए, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस दिया है आपको 8 सेंटीमीटर और ये उनका हो गया कॉमन सेंटर। ओके फाइन, तो मुझे बताइए कॉन्केव लेंस से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा 30 है, ये 8 है, तो कॉन्केव से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, राइट। मतलब पहले लेंस ने जो वर्चुअल इमेज बनाया वो इसके लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। तो ये जो है वो क्या है, ये है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2। लेट्स से इट इज लेंस 2, इट इज लेंस 1। तो पहले लेंस ने क्या करा, अपने फोकस के ऊपर एक इमेज बनाया और वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दूसरे लेंस के लिए। तो दूसरे लेंस के लिए चलिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फटाफट। ओके, तो जैसे ही आप दूसरे लेंस के लिए बेटा लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ओके, सो वी राइट हियर फॉर कॉन्केव लेंस, फॉर कॉन्केव लेंस क्या फॉर्मूला है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f।
ओके, सो आपका v क्या हो जाता है बच्चा, आपका v हो जाता है uf डिवाइड बाई u प्लस एफ। v क्या हो जाएगा आपका, सामने लेके एलसीएम करोगे तो uf डिवाइड बाई u प्लस एफ। चले बेटा, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस तरफ है, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। सेकेंड लेंस के लिए कितना डिस्टेंस, 22 सेंटीमीटर, इस तरफ मतलब पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ इज -20 डिवाइड बाई 22 प्लस -20, तो ये हो गया आपका -440 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा नीचे 2, तो यार आंसर कम्स आउट टू बी -220 सेंटीमीटर। मतलब जो आपने पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराया वो फाइनली रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिलेगा, -220 के ऊपर मिलेगा। व्हाट डज दैट -220 मीन्स, मतलब क्या है बेटा, ये लेंस कौन सा है आपका, डाइवर्जिंग है, तो ये लेंस ने क्या करा, रेस को बहुत दूर भेज दिया। मतलब ये जो रेज है ना वो आगे नहीं मिल रहे हैं, बट ये रेस पीछे मिल रहे हैं, कहां पे, -220 के ऊपर। कहां मिल रही है रेस, फाइनल इमेज कहां बन रहा है आपका, इधर बन रहा है आपका फाइनल इमेज, कहीं पे बहुत दूर होगा, -220 के ऊपर। ये है आपका फाइनल इमेज जो कहां पे आया आपका, -220 पे आया। तो बोलो ये कॉमन सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा बेटा, अगर ये लेंस से डिस्टेंस है -220, ये कॉमन सेंटर हो जाएगा सेंटर में, मतलब 4 सेंटीमीटर के ऊपर। तो ये कॉमन सेंटर से अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे, देखो यहां से -220 मतलब इस तरफ, 220 में से 4 निकाल दो, कितना बचा, 216, राइट। तो इस केस में आपका फोकल लेंथ हो जाएगा, हैंस जो आपका फोकल लेंथ बनेगा कितना बनेगा, ये -216 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉमन सेंटर ऑफ लेंस, राइट। कहां बना आपका फोकल लेंथ बच्चा, -216 फ्रॉम दी कॉमन सेंटर। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा लाइट को चेंज करते हैं, अब हम लाइट को इंसिडेंट करवा देते हैं फ्रॉम दी कॉनकेव साइड। चलो अब आ जाओ, लाइट फॉलिंग फ्रॉम कॉनकेव साइड, अब क्या होगा वो देखते हैं। लाइट फॉलिंग फ्रॉम कॉनकेव लेंस, चले बेटा लाइट गिरा कॉनकेव लेंस से, देखते हैं अब क्या होगा। तो पहले क्या रख देंगे हम, कॉनकेव लेंस रख देंगे, और फिर क्या रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, 8 सेंटीमीटर। इसका फोकस है -20, इसका फोकस है +30। चले जैसे ही पैरेलल लाइट का बीम आया, पहला लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो इसने क्या करा बच्चा, इसने रेस को डाइवर्ज करा ऐसे, राइट। तो अगर इसको हम पीछे खींचे तो ये कहाँ मिलेगा, पहले लेंस के फोकस के ऊपर, जो कितने सेंटीमीटर पर है, 20 सेंटीमीटर के ऊपर है, राइट। और ये जो आपका पॉइंट बना वो क्या करेगा, दिस विल बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस, बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2। चलिए मतलब बेटा सेकेंड लेंस के लिए आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो गया बताइए, चलिए फटाफट। तो यहां से ये डिस्टेंस है 8 और यहां से इसका फोकस है 20, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल 28, राइट। तो जो सेकेंड लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए। चलिए समझ आ रहा है आपको कैसे करना है। पहला लेंस कहाँ इमेज बनाएगा, अपने फोकस के ऊपर, और दूसरा लेंस क्या करेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से फोकस क्रिएट करेगा। सो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो v हो जाएगा uf डिवाइड बाई u प्लस एफ। चलो u मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इस तरफ है, कितने डिस्टेंस पे, -28। सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 30 डिवाइड बाई -28 प्लस 30। चलो ये हो जाएगा आपका -28 इंटू 3 रखते हैं इसको, ठीक है। नीचे हो जाएगा 2 यहाँ पे कट कर हो जाएगा 14 इंटू 3 -420 सेंटीमीटर, राइट। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये लेंस ने कोशिश तो करी लाइट को कॉन्वर्ज करने की, बट ज्यादा कॉन्वर्ज नहीं कर पाया, थोड़ा सा ही वो लाइट को कॉन्वर्ज कर पाया। दिख रहा है आपको लाइट कॉन्वर्ज हुई कि नहीं हुई, थोड़ी सी ही लाइट कॉन्वर्ज हुई, राइट। ओके, पूरी तरह से लाइट यहाँ पे कॉन्वर्ज नहीं हो रही, इसलिए आपका फाइनल इमेज नेगेटिव आ रहा है। तो जो आपका फाइनल इमेज है बेटा वो यहाँ पे आप पीछे इसको खींचते जाओ, कहाँ जाएगा आपका फाइनल इमेज, 420 पे जाएगा, राइट। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, हम फोकल लेंथ कहाँ से मेजर करेंगे बेटा, कॉमन सेंटर से। तो कॉमन सेंटर से ऑलरेडी ये डिस्टेंस कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर, राइट। ध्यान से समझना, कॉमन सेंटर से आपको डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है बच्चे, ठीक है। देख ध्यान से, यहां से आपका डिस्टेंस कितना आया है, 420,
तो ये कॉमन सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी आपका 4 सेंटीमीटर। तो यहां से आपका इमेज बना है 420 के ऊपर, तो इस कॉमन सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा 416। तो इस केस में आपका फोकल लेंथ हो जाएगा -416 सेंटीमीटर। राइट, तो जब भी दो लेंसेज कांटेक्ट में हो, मतलब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो फोकस डिपेंड करता है कि लाइट किस तरफ से इंसिडेंट करी जा रही है। अगर आप लाइट का पाथ दूसरी तरफ से इंसिडेंट करोगे तो उसका फोकस भी चेंज हो जाता है। फोकस का सिंपल मतलब क्या है बच्चा, ऐसा पॉइंट जहां पे आपका लाइट मिलेगा, पैरेलल लाइट जहां मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, है कि नहीं। आई बात समझ में आपको, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कंसेप्ट। देख लीजिए यहाँ पे पहले इधर से लाइट आई, इमेज कहाँ बना, इसके फोकस के ऊपर, उसका यहाँ से डिस्टेंस फाइंड किया और फिर लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। सेकंड केस में हमने क्या करा, सेकंड केस में यहाँ से लाइट पास करी, ये तो क्या करेगा, रे को डाइवर्ज करेगा, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। वो इमेज के लिए इसका डिस्टेंस फाइंड किया जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये इमेज इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से उसका डिस्टेंस फाइंड किया और फिर इसके लिए अप्लाई किया मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, और आपका आंसर आ गया। राइट, चलो आगे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट ए अबोव। The distance between the object and the convex lens is 40 centimeter. Determine the magnification produced by the two lens system and the size of the image. 4 मार्क के क्वेश्चन है ये सारे। चलिए, तो कॉन्वेक्स लेंस आपको आगे रखना है, कॉनकेव लेंस आपको पीछे रखना है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ है 30, कॉनकेव का फोकल लेंथ है -20। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट, हमने यहाँ रख दिया है ऑब्जेक्ट, कितने डिस्टेंस पे रखा है, 40 सेंटीमीटर के ऊपर। दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है आपको, 8 सेंटीमीटर। चले, जब भी दो लेंस का कॉम्बिनेशन होगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। राइट, तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए वी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लेंस 1 के लिए कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इस तरफ है, कितने डिस्टेंस के ऊपर, 40 सेंटीमीटर नेगेटिव। उसका फोकल लेंथ दिया है आपको 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव। चलो, v क्या हो जाएगा आपका, uf डिवाइड बाई u प्लस एफ। चलो, आप जैसे बेटा ये वैल्यू डालोगे ना, सो आई विल टेल यू द आंसर। आंसर इज गोइंग टू बी 120 सेंटीमीटर। वैल्यू डालते ही v1 कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर प्लस में। मतलब क्या हुआ बच्चा, मतलब ये हुआ कि यहां से जो लाइट आई, राइट, वो लाइट ये लेंस ने कहां पे मिलानी है, 120 सेंटीमीटर के ऊपर का, यहां पे। राइट, चलिए, अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट बना, मतलब इसने जो इमेज बनाया वो इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। पहला लेंस जो इमेज बनाता है वो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करता है बेटा, ऑब्जेक्ट का। तो अब देखिए सिंपली, अगर यहां से डिस्टेंस है 120, तो इस लेंस से कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर है। यहां से आपका डिस्टेंस आया है, ये v1 जो है आया है 120। 120 में से 8 निकाल दो, आपको यहां से डिस्टेंस मिल गया, आपका कितना हो गया, 112। तो अब कॉनकेव लेंस के लिए आ जाइए। चलो, कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो ये बिहेव करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2। चलो, कहां पर है बेटा, यहां से डिस्टेंस 120, तो इस लेंस से कितना आएगा, 112 प्लस के माइनस प्लस, राइट, क्योंकि इस तरफ राइट साइड के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू प्लस। चलो, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, f2 दिया है -20, तो इसका आगे हम v निकाल ले, v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, u2 f2 डिवाइड बाई u2 प्लस f2। चलो, ये दोनों वैल्यू रख के आप जैसे ही सॉल्व करोगे, आंसर इज गोइंग टू बी, v2 का वैल्यू आ जाएगा आपका, इन्होंने दिया भी नहीं क्लियरली, v2 वैल्यू विल बी, एक सेकेंड ना, वैल्यू ऑफ v2 विल बी, कैसे पे फाइंड करना पड़ेगा। चलो बेटा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका, कैसे लगाओगे ना, तो 112 इंटू 20 डिवाइड बाई 92, तो ये हो रहा है -24.34, ये हो रहा है -24.34 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ v2। इसका वैल्यू आया, ये v2 का वैल्यू आया। चलिए, अब जब दो लेंस कॉम्बिनेशन में होते हैं तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चा, हेंस द ओवरऑल मैग्निफिकेशन m इक्वल टू
मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ सेकंड लेंस। चलो लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चा, v बाई यू, तो v1 बाई यू1 इंटू v2 बाई यू2। चलो जैसे यहाँ पे वैल्यू रखोगे ना v1 u1 v2 u2, यू विल गेट द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 0.652, पॉजिटिव में आंसर आएगा। कितना आएगा आपका मैग्निफिकेशन, 0.652। चारों वैल्यू आपके सामने है, आप सिर्फ रख दीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन मीनिंग, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 0.652। चलो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का, तो आपका जो हाइट ऑफ इमेज है वो हो जाएगा 0.652 इंटू 1.5 सेंटीमीटर एंड दैट इज गोइंग टू बी 0.98 सेंटीमीटर। तो देखो आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, मैग्निफिकेशन बेटा पॉजिटिव आया है मतलब इमेज कैसा होगा आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब इमेज सीधा है, सीधा इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअली होता है, ठीक है। तो एक बहुत जंबो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। ओके चले जंबो क्वेश्चन से बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, देखते हैं व्हाट नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर यू। एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म refracting angle 60 degree so that it just suffers total internal reflection at the other face and the refractive index of material of the prism is 1.524। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त। तो आपको दिया है एक प्रिज्म जिसका प्रिज्म एंगल ए दिया है 60 डिग्री। सवाल यह है कि 60 तो लग ही नहीं रहा है, चलना ओके ठीक है। सवाल यह है कि लाइट यहां से कितने एंगल पे इंसिडेंस कराई जाए ताकि जब लाइट दूसरे फेस पे गिरे तो यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। सेकंड फेस से लाइट क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो लाइट पहले फेस पे कितने एंगल के ऊपर गिरना चाहिए, यह आपका सवाल है। सवाल क्लियर। अभी आपको प्रिज्म के ना छोटे छोटे एंगल्स पता होना चाहिए। ये अगर आई है तो इस एंगल को हम कहते हैं R1 और इस एंगल को हम कहते हैं R2। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन है बेटा कि यहां पे जब आपकी लाइट गिरेगी ना तो ये जो एंगल है ना आपका R2, दिस मस्ट बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। अगर यहां पे लाइट जब गिर रही है तो ये एंगल, अगर इंसिडेंस एंगल इस सरफेस के ऊपर का इंसिडेंस एंगल R2, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो फिर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। सो दिस इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहले तो क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेते हैं, चलिए। सो बेटा अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.524, बाहर एयर है। ओके सो वी फाइंड द क्रिटिकल एंगल फर्स्ट। चलिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन सी इक्वल टू n1 बाई n2, ऊपर रेयर मीडिया नीचे डेंस मीडिया, 1/1.524। चलो जैसे बेटा अभी क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालोगे ना, ये वैल्यू आएगा 0.6561। अब मैंने आपको ऑलरेडी साइन टेबल देखना बहुत बार सिखाया है, तो आप साइन टेबल में जाके वैल्यू ढूंढोगे ना तो आपको 41 डिग्री के ऊपर क्रिटिकल एंगल मिलने वाला है, राइट। और ये क्रिटिकल एंगल कहाँ बनेगा, इधर बनेगा आपका R2। मतलब ये क्या आ गया आपका, R2 इज इक्वल टू वॉट, 41 डिग्री। चलिए R2 कितना आ गया, 41 डिग्री आ गया, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका लाइट गिरेगा तो उसका एंगल होता है बेटा, कितना एंगल होता है यहाँ पे आपका लाइट का, R2 एंगल होता है ना। याद है ना आपको इतना फिगर, ऊपर Δ1 बनता है नीचे R1 बनता है, इधर Δ1 R1 इधर Δ2 R2, राइट। चलो तो R2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए विच इज इक्वल टू 41। ओके फाइन। नाउ व्हाट इज ए होता है आपका R1 प्लस R2 और ए का वैल्यू दिया है 60, R1 प्लस R2 आया है 41, तो वैल्यू ऑफ R1 इज इक्वल टू 19 डिग्री। तो आपको क्या मिल गया, R1 मिल गया। फाइंड क्या करना है आपको, I फाइंड करना है। तो इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ। चलिए स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, यहां पे क्या हो जाएगा आपका n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R1। चलो n1 1 है, sin I हम फाइंड करेंगे, n2 कितना दिया है ग्लास का 1.524,
एंड साइन ऑफ R1 आया 19 डिग्री। चलिए टेबल में जाके आप जैसे ही वैल्यू देखोगे ना, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.4962, टोटल वैल्यू हो जाएगा 0.4962, दैट इज इक्वल टू साइन आई, राइट। अब इसका वैल्यू वापस जाओ साइन के टेबल में देख के आओ, तो साइन के टेबल में ये वैल्यू हो जाएगा 29 डिग्री एंड 75 मिनट, राइट। मतलब यहां पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, 29 डिग्री 75 मिनट से ज्यादा क्या कम। तो देखो यहां जो एंगल है ना आपका, समझना ध्यान से, अगर आप ये एंगल बढ़ाओगे ना, अगर आपने आई बढ़ाया तो R1 बढ़ जाएगा, R1 बढ़ेगा तो R2 कम हो जाएगा, अपने को R2 ज्यादा चाहिए, R2 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा चाहिए अपने को, मतलब ये R2 बड़ा होना चाहिए, R2 बड़ा होना चाहिए मतलब R1 छोटा होना चाहिए, R1 छोटा होना चाहिए मतलब ये I कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, राइट। मतलब आपका I का जो वैल्यू है वो लेस देन 29 डिग्री एंड 75 मिनट होना चाहिए फॉर लाइट टू सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट अपोजिट फेस, ठीक है। दिस हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। चलो नेक्स्ट, अ कार्ड शीट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, एकदम फालतू क्वेश्चन है ये, ओके बट करना तो पड़ेगा। चलो, अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स। कार्ड शीट में बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, एक तो कैमरा सेट करना है मुझे, ओके नाउ लुक्स गुड। अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू squares, each of side 1 mm square, is being viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 9 सेंटीमीटर, held close to the eye। What is the magnification produced by the lens? How much is the area of each square in the virtual image? तो देखिए बड़ा सिंपल सा है ये, क्या दिया है आपको, कॉन्वेक्स लेंस, राइट। कितना फोकल लेंथ है इसका, कॉन्वेक्स है तो +9। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट भी रखा हमने 9 सेंटीमीटर के ऊपर और उसका फोकल लेंथ भी कितना दिया है आपको, 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे फोकल लेंथ इस क्वेश्चन में चेंज क्यों कर दिया, एक सेकंड ना। चलिए एज पर द सोल्यूशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 सेंटीमीटर में क्या प्रॉब्लम होगा पता है, आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 9 सेंटीमीटर के ऊपर, अगर फोकल लेंथ भी 9 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा, इमेज कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो फिर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सोल्यूशन बन नहीं पाएगा। तो फोकस दे लेंगे अपने 10 सेंटीमीटर और यू कितना ले लेंगे, -9। चलिए फटाफट वी निकाल लेते हैं, वी क्या हो जाएगा, UF डिवाइड बाई U प्लस एफ। तो आपका V का वैल्यू आने वाला है -90। चलिए अब मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, V बाई U। V आया है -90, U था -9, तो मैग्निफिकेशन आया 10। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द एरिया। देखो एरिया में लेंथ भी बड़ा होगा, विड्थ भी बड़ा होगा, तो जो एरियल मैग्निफिकेशन है ना वो स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। एरियल मैग्निफिकेशन होता है स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब 100। याद रखना है, जब एरिया का मैग्निफिकेशन होता है तो लेंथ और विड्थ दोनों मैग्नीफाई होता है। अगर लेंथ भी डबल हुआ, विड्थ भी डबल हुआ, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, राइट। ओके नाउ व्हाट इज द एरियल मैग्निफिकेशन, दैट इज द एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो 100 इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसमें स्क्वायर का साइड क्या था, 1 mm स्क्वायर, तो जो इमेज बना है उसमें स्क्वायर का साइड हो जाएगा 100 mm स्क्वायर। अब इसमें यह भी पूछा है व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। नाउ दिस थिंग, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा, कि मैग्नीफाइंग पावर होता है D/U,
कब होता है मैग्नीफाइंग पावर? होता है डी बाई यू। चलो डी मतलब नियर पॉइंट होता है 25 और यू हमने कहाँ रखा था 9 सेंटीमीटर, राइट। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया आपका 2.8। ये आप ध्यान रखना, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चा? डी बाई यू। याद रखना, ये आपको बुक में नहीं दिया हुआ है बट आपको याद रखना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डी बाई यू। चलो ये भी पूछा है, इज द मैग्निफिकेशन आर सेम? मतलब जो मैग्निफिकेशन मिला वो और जो मैग्नीफाइंग पावर मिला क्या सेम है? नहीं, क्योंकि मैग्निफिकेशन 10 है एंड मैग्नीफाइंग पावर क्या है? 2.8 है। सो दे आर नॉट सेम। दोनों सेम कब होंगे बेटा? तो यहाँ v बाई यू है, यहाँ d बाई यू है, तो दोनों सेम कब हो गए? जब इमेज कहाँ बने? नियर पॉइंट पे बने, v इक्वल टू d हो, राइट। सो वी राइट हियर आंसर इज नो, राइट। दे विल बी सेम व्हेन v इक्वल टू d। दे विल बी सेम इफ इमेज कहाँ बने? आपका नियर पॉइंट के ऊपर बने। तो ध्यान रखना, राइट। ये थोड़ा यहाँ पे मॉडिफिकेशन थी इसलिए मुझे वीडियो रोकना पड़ा। चलो अब यही क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है और ऐसा पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द कार्ड शीट? लेंस कहाँ रखना चाहिए कार्ड शीट से इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर? मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर आपको चाहिए तो आपको कार्ड शीट या लेंस कहां रखना पड़ेगा? तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आपको आपका फाइनल इमेज कहां बनाना पड़ेगा? फाइनल इमेज आपको बनाना पड़ेगा नियर पॉइंट के ऊपर। तो वी राइट हियर फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, for maximum magnifying power image should be formed at near point. Image should be formed at near point. मतलब v कितना होना चाहिए? d होना चाहिए, मतलब v should be 25 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे हमेशा आपका इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, कभी रियल इमेज नहीं बनाता है कि नहीं? मैग्नीफाइंग ग्लास का इमेज हमेशा सेम साइड बनता है, तो इमेज आपका सेम साइड होगा, मतलब क्या होगा आपका? ये +25। चलो फोकल लेंथ कितना दिया आपको? फोकल लेंथ दिया था आपको 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है u, तो u क्या हो जाएगा? vf डिवाइड बाई, नहीं, let's use the formula 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. So 1 by v minus 1 by f करना पड़ेगा आपको, that is going to be fv minus f into v। चलो जैसे ही आप ये वैल्यू रख के सॉल्व करोगे ना बच्चा, तो वैल्यू रख के सॉल्व करते आपका आंसर आएगा -7.14 सेंटीमीटर। मतलब लेंस कहां पकड़ना पड़ेगा आपको? कार्ड शीट से 7.14 सेंटीमीटर के ऊपर। बे बनना भाई, वापस क्रॉस लाइन आ रहा है। चलो अब सीधा हुआ, चलेगा। ओके, सो लेंस शुड बी हेल्ड एट, लेंस शुड बी हेल्ड एट 7.14 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट। चलो और क्या पूछा? व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस केस? सो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? v बाई यू। ये सारे क्वेश्चन आपको दो दो बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। चलो मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू। चलो v का वैल्यू कितना है? 25 और u का वैल्यू है -7.14, कुछ 3.5 आजू बाजू आएगा। कितना आ रहा है ये? 3.5, राइट। ओके, v आपका सेम साइड बना है ना, सॉरी, हाँ, ये v आपका कहाँ बना है? सेम साइड बना है, इस तरफ बना है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है? लेंस में। इट फॉर्म्स एट दी सेम साइड, राइट, है कि नहीं? वी डू इट लाइक दिस। ओके, तो आपका इमेज इधर बनता है, यहां पे। सो v आपका कैसा बनेगा? इस तरफ बनेगा तो नेगेटिव आएगा। अभी मेरे पे ना प्रेशर है लेक्चर खत्म करने को, बिकॉज 9:45 हो गए और लगभग 10 बजे जेई वालों की क्लास है, ऑफलाइन क्लास। बट ये लग तो नहीं रहा है कि सारे क्वेश्चन खत्म होने का कोई भी चांसेस है।
चलो मैग्निफिकेशन क्या आया, V by U, एंड व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस, एक्सप्लेन। चलो तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, D by U। मैग्नीफाइंग पावर होता है D by U। चलो D का वैल्यू भी 25 है, U का वैल्यू -7.14, तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर भी कैसा आ रहा है आपका, सेम ही आ रहा है। ओके, सो व्हाट कैन यू एक्सप्लेन, यू कैन एक्सप्लेन दिस। चलो क्योंकि आपका फाइनल इमेज कहाँ बना है, नियर पॉइंट के ऊपर, फाइनल इमेज कहाँ बना है, नियर पॉइंट के ऊपर, इसीलिए आपका यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आया है, मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। आगे वाले केस में फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे नहीं था, राइट, आगे वाले केस में फाइनल इमेज कहाँ बन रहा था, 90 सेंटीमीटर पे जा रहा था, इसीलिए मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर अलग अलग आया था। ओके, चलो एस फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर आर सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कार्डबोर्ड का क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, वापस आया, कंटिन्यू होते ही जा रहा है ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। और अब ऐसा पूछा है कि आपको स्क्वायर का एरिया कर देना है 6.25 mm स्क्वायर। तो आपको पूछा गया है कि अब आप लेंस कहां रखोगे, बताओ, वेयर विल यू पुट द लेंस, राइट। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट in this continuous exercise and the magnifying glass if the virtual image of a square in the figure is to have an area of 6.25 mm square? Would you be able to see the square distinctly with your eye very close to the magnifier? ठीक है, तो अभी हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ इमेज दे दिया है 6.25 mm स्क्वायर, और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था आगे क्वेश्चन में, 1 mm स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या होता है बच्चा एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैंने अभी आपको समझाया, स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट इज एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 6.25 by 1। अब जैसे इसका अंडर रूट लोगे ना, 6.25 का अंडर रूट आ जाएगा 2.5, मतलब आपको मैग्निफिकेशन लाना है 2.5। चलो मैग्निफिकेशन क्या होता है, V by U, ये लाना है आपको 2.5, तो V कितना हो जाएगा 2.5U। ये बना स्टेटमेंट नंबर 1। चलिए नाउ वी हैव द फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करो। चलो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बच्चा, V इक्वल टू UF डिवाइड बाई U प्लस F। कौन सा फॉर्मूला है ये, लेंस फॉर्मूला। चलिए V कितना रखना है आपको, 2.5U इज इक्वल टू U इंटू फोकल लेंथ क्या था 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई U प्लस F। ये U यहाँ से गया, इसको सामने लीजिए, कितना आंसर बनेगा आपका बेटा, 2.5U प्लस 10 इंटू 2.5 25 is equal to 10. So you got here 2.5U equal to -25. तो U का वैल्यू कितना आ गया है बेटा, -6 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई, U का वैल्यू -6, मतलब आपको लेंस कहाँ रखना पड़ेगा, कार्डशीट से 6 सेंटीमीटर के ऊपर। चलो ये पूछा है क्या इमेज क्लियर दिखेगा, तो इमेज क्या है आपका, V इक्वल टू 2.5U। V का वैल्यू दिया है 2.5 इंटू U, और U हम लाए -6, तो ये हो गया आपका -15 सेंटीमीटर। चलिए आप कहाँ तक क्लियर देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर तक। यहाँ तो इमेज कहाँ बना है बच्चा, 15 सेंटीमीटर के ऊपर, और 15 सेंटीमीटर इतना पास में हम क्लियर नहीं देख सकते हैं। तो एज V इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, इमेज क्लियर बनने वाला नहीं है, हमें इमेज क्लियर नहीं दिख पाएगा। समझ आ रहा है बेटा क्वेश्चन आपको। तो 3 क्वेश्चन कंटिन्यू हुए कार्डबोर्ड वाले, एक ही जैसे 3 क्वेश्चन दिए थे। एरियल मैग्निफिकेशन ध्यान रखना, एरियल मैग्निफिकेशन इज एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, चलो इसको कंटिन्यू करते आगे। आंसर द फॉलोइंग। ओके, चलिए लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ फॉलोइंग।
ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 थियरी क्वेश्चन पूछे हैं मैग्निफिकेशन के रिलेटेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट is equal to the angle subtended at the eye by the virtual image produced by the magnifying glass। तो अगर ये मैग्नीफाइंग ग्लास है बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, तो यहां से आपका रे आया इस तरह से कुछ, और आपका जो वर्चुअल इमेज है वो यही बनने वाला है, राइट। ठीक है, तो जो एंगल आपका ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है आपकी आंखों के साथ, वही एंगल इमेज भी सबटेंड कर रहा है। देखिए, तो जितना एंगल ये ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है उतना ही एंगल इमेज भी सबटेंड कर रहा है। देन हाउ कैन यू गेट द मैग्निफिकेशन? सो द थिंग इज कि जैसे ही आप मैग्नीफाइंग ग्लास लोगे, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट विच आर क्लोजर टू 25 सेंटीमीटर एंड इन दिस वे इट प्रोवाइड्स द मैग्निफिकेशन। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है देन यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू 25 सेंटीमीटर। बट ग्लास रखते ही वो ग्लास क्या करता है, एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है आइदर एट 25 और अवे फ्रॉम दैट, एंड वी कैन सी दैट इमेज क्लियरली, राइट। सो वी कैन राइट हियर with magnifying glass we can see objects closer to the near point clearly, and in this way it provides the angular magnification, and in this way it provides the magnification। ओके ओके, चलिए आगे बढ़े। यू कैन ऑल्सो राइट हियर, जितना ऑब्जेक्ट को पास लाओगे ना उतना ये एंगल बढ़ेगा, है ना। जितना ऑब्जेक्ट को पास लाओगे उतना ये एंगल बढ़ेगा, उतना इसका एंगुलर साइज भी बढ़ेगा। सो एज ऑब्जेक्ट ब्रॉट क्लोजर, एंगुलर साइज ऑफ इमेज विल इंक्रीज, angular size of image will increase। चलो सेकंड देखते हैं। In viewing through a magnifying glass, one usually position eye very close to the lens, है ना। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो ना तब ऐसे एकदम आंखों के पास लेके उसको देखते हो। ओके, does the angular magnification change if the eye is moved back? Yes। देखिए, आप मैग्नीफाइंग ग्लास जितना पास से देखोगे ना उतना आपको बड़ा दिखेगा इमेज, जितना आप आंखों को दूर लेते जाओगे ना एंगुलर मैग्निफिकेशन विल रिड्यूस। ओके, सो वी राइट हियर एंगुलर मैग्निफिकेशन रिड्यूस विथ डिस्टेंस। ठीक है, जितना आप आंखों को दूर ले जाओगे उतना क्या होने वाला है, एंगुलर मैग्निफिकेशन रिड्यूस हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। सो वी नो द फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर होता है आपका d/f और 1 + d/f। तो अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है तो फोकल लेंथ घटाते जाओ। तो ऐसा लेंस लेके आओ जिसका फोकल लेंथ बहुत ही कम हो, सो मैग्निफिकेशन बहुत बढ़ जाएगा। बट द थिंग इज, इतना कम फोकल लेंथ वाला लेंस बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, राइट, क्योंकि अगर आपको फोकल लेंथ बढ़ाना है ना तो आपको लेंस की थिकनेस बड़ी करनी पड़ती है, और जब आप लेंस की थिकनेस बड़ी करते हो तो फिर जो लाइट आ रही है उसका कलर सेपरेट हो जाता है, एब्रेशन हो जाता है, राइट। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द लेंस, it is not possible to form lens of very less focal length without any chromatic aberration, without any chromatic aberration it is not possible। okay, लास्ट देखते हैं, चलो 5 क्वेश्चन है। why must both the objective and eyepiece of a compound microscope have a short focal length? ठीक है, तो हमें पता है माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन होता है VO/UO और आईपीस का मैग्निफिकेशन होता है 1 + D/FE और जस्ट D/FE।
तो एक बात तो आपको यहीं से पता चल गई कि इसका फोकल लेंथ जितना बने उतना कम होना चाहिए, कि अगर ये फोकल लेंथ कम होगा तो मैग्निफिकेशन आपका बढ़ जाएगा। दूसरा, यहां पे क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखते हैं, राइट, फोकस के पास रखते हैं ऑब्जेक्ट को, राइट। तो यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वी कीप ऑब्जेक्ट क्लोज टू फोकस, वी कीप ऑब्जेक्ट क्लोज टू फोकस, राइट। मतलब आपका जो युवा होता है ना, वो नियरली क्या होता है, एफओ होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है बट नियरली एफओ। हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के बहुत पास रखते हैं, बहुत पास। तो इसीलिए अभी आप ये भी देख लीजिए कि यूओ नियरली एफओ है, तो एफओ जितना कम रहेगा उतना यूओ भी कम रहेगा, जितना यूओ कम रहेगा उतना मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप FO and FE both must be small. चलो next. When viewing through a compound microscope, our eye should be positioned not on the eyepiece but short distance away from it for the best viewing. Why? सिंपल सी बात है, अगर आप एकदम सपोज ये लेंस है और अगर आपने आंखें अपने यहीं पे चिपका दी तो क्या होगा, जो रेज आ रहे हैं ऑब्जेक्ट में से, जो भी रेज वॉट एवर आ रहे हैं वो आपकी आंखों में जा ही नहीं पाएंगे, आपका फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, व्हेन आई प्लेस वेरी क्लोज, व्हेन आई इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, क्या होगा, लाइट गैदर्ड बाय आई विल बी लेस, राइट। और आपको इमेज इतना इंटेंस नहीं दिखेगा बिकॉज लाइट ही कम आ रही है आपकी आंखों में, ठीक है। देन कहाँ रखना चाहिए अपने आंखों को, फॉर बेस्ट रिजल्ट आई शुड बी प्लेस्ड ऑन eye ring provided on lens. Eye should be placed on eye ring provided on lens. जैसे लेंस के साथ ना इस तरह से आई रिंग प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको यहीं से उसको देखना है, सो दैट यू कैन गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर एंड वेरी इंटेंस पिक्चर। ओके, क्लियर इतना। चले, यहाँ ये आखिरी थियरी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ इसके बाद वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 31 तक क्वेश्चन करने हैं हमें। चले बच्चा, क्वेश्चन नंबर 26 एंड द क्वेश्चन इज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 30x is desired using objective of focal length 1.25 and eyepiece of focal length 5 centimeter. How will you set up the compound microscope? तो आपको दो लेंस दे दिए हैं, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर और आईपीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको पूछा है कि ये माइक्रोस्कोप को सेटअप किस तरह से करोगे, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि ये जो आपके दोनों लेंसेस होंगे उसके बीच में आप कितना डिस्टेंस रखोगे और ऑब्जेक्ट कहां पे रखोगे ताकि आपको 30 गुना बड़ा इमेज दिखे। दिस इज कॉल्ड सेटअप ऑफ माइक्रोस्कोप, कि दो जो लेंसेस है उसको कितने डिस्टेंस पे रखे और आगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखे ताकि 30 गुना बड़ा इमेज दिखे। चलिए, अब हमें पता है कि जब भी दो लेंस साथ में होते हैं तो ओवरऑल जो उसका मैग्नीफाइंग पावर होता है, बोलो बेटा क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर में दोनों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, एमओ इंटू एमई। चलो, टोटल मैग्निफिकेशन चाहिए 30 टाइम्स। अभी ये जो आपका आई पीस है ना, लेट्स से फाइनल इमेज बना है नियर पॉइंट पर, अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बना है तो ये आई पीस कितना मैग्निफिकेशन देता है, 1 + d/fe। तो ये हो गया 30 इक्वल टू एमओ इंटू 1 + नियर पॉइंट होता है 25 पर और इसका फोकल लेंथ दिया है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 1 6 को नीचे डिवाइड करोगे तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा बच्चा, बोलिए बोलिए,
30/6 कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आप ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, यहां पर एक रियल इमेज बना के देता है, वो भी उल्टा, और फिर ये आईपीएस क्या करता है, उसका फाइनल इमेज बना के देता है नियर पॉइंट के ऊपर। ये हमने बहुत अच्छे से थियरी में और आगे जितने क्वेश्चन करे सब में हमने ये सीखा हुआ है। ओके बेटा, तो हम यहां पर लिखेंगे एस ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स रियल एंड inverted image, objective lens form real and inverted image। जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू है इन्वर्टेड के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, -5, क्योंकि इमेज कैसा है, उल्टा है। चलिए अब ये मैग्निफिकेशन होता है बच्चा VO डिवाइड बाय UO, दैट इज इक्वल टू -5, सो वी कैन राइट VO इक्वल टू -5 UO। ओके, चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला। आ जाइए सब लोग, लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। चलो ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चा, 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। चलिए VO की जगह क्या रखेंगे, -5 UO, तो VO की जगह रखा -5 UO, माइनस UO इक्वल टू FO का वैल्यू दिया है आपको 1.25, तो ये हुआ बच्चा आपका -6/UO इक्वल टू 1/1.25, तो UO का वैल्यू आ गया आपका -6 इंटू, मैं राइट 6/5 आएगा ना नीचे, है ना, 6/5 आएगा ना नीचे। ओके, -1 -5, ओके 6/5 UO, तो UO का वैल्यू कितना बनेगा आपका 6 इंटू 1.25 डिवाइड बाई 5। चलो इसको जैसे आप बच्चा सिंप्लीफाई करोगे योर वैल्यू ऑफ UO विल बी, ठीक है ना, कितना आएगा आपका UO का वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करते ही बच्चा आपका UO का वैल्यू आ जाएगा, चेक करें ना कितना आ रहा है UO का वैल्यू। चलिए इट इज -1.5 सेंटीमीटर, है ना, यह आपका कट हो जाएगा नीचे 4 से, एंड देन यू विल गेट 6/4 इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर। चलो ये आ गया आपके पास UO का वैल्यू, मतलब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को हम रखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर। चलो VO का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 UO, VO दिया है -5 इंटू UO, सो -5 इंटू -1.5, तो VO का वैल्यू आ गया आपका +7.5, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस होता है ना, ये और कुछ नहीं होता है, क्या होता है, ये VO प्लस UE, क्या होता है, ये डिस्टेंस VO प्लस UE होता है, तो उसमें हमने VO निकाल लिया। चलिए अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा आईपीस के लिए, पीछे वाले लेंस के लिए। चलिए नए पेज पे चलते हैं। नाउ द लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस, चलिए आईपीस का फोकल लेंथ दिया था आपको 5 सेंटीमीटर, और आईपीस ने फाइनल इमेज बनाया है नियर पॉइंट के ऊपर, और वो कहां पर है इमेज, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, देखो फाइनल इमेज हमेशा इस तरफ बनता है आपका, सो क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, -25 सेंटीमीटर विच इज योर नियर पॉइंट, है ना। देखो यूट्यूब पे बहुत लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ाया है, बट इतना डिटेल में एनसीईआरटी एक्सरसाइज आई डोंट थिंक किसी ने कराया है ना, और ये चीजें अगर आपको आ गई तो जेई नीट के लिए भी आप रेडी हो। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं बच्चा, यू फाइंड कर लेते हैं। सो 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। चलो VE का वैल्यू है -25, FE को इस तरफ ले लीजिए -5 इक्वल टू 1/UE, एलसीएम आ जाएगा इनका 25। ठीक है, चलो यहाँ पे हो जाएगा -1 -5 इज इक्वल टू 1/UE, तो लीजिए आपका UE का वैल्यू आ गया 25 डिवाइड बाई 6, दैट इज गोइंग टू बी -4.17 सेंटीमीटर। तो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आपको दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेस क्या होता है, ये VO प्लस UE, खाली मैग्नीट्यूड, VO आया था कुछ 7.5, कितना आया था, हाँ VO आया था 7.5, UE आया है 4.17, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11.67 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे बच्चा, आप दोनों लेंसेज को 11.67 सेंटीमीटर पे सेट करो, आगे ऑब्जेक्ट को रख दो जो 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर, तो आपको जो 30 मैग्निफिकेशन चाहिए वो मिल जाएगा।
समझ आया? तो पहले मैग्निफिकेशन यूज किया MOME, और हमने फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे लेके ME निकाल दिया, उससे हमें MO मिल गया। अब मैग्निफिकेशन होता है V/U, क्योंकि आगे वाला लेंस उल्टा इमेज बनाता है तो वैल्यू आपको नेगेटिव करना है, बाकी आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, MO किया -5, सिंप्लीफाई किया, पहले आगे वाले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, VO/UO मिल गया, पीछे वाले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, UE मिल गया। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव। अब आया पहला क्वेश्चन टेलीस्कोप का। इसका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 140 और आईपीस का फोकल लेंथ है 5। FO दिया है 140 सेंटीमीटर, FE दिया है 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप? चलो, टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? वह दो केस में फाइंड करना है आपको। द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज शुड बी एट इंफिनिटी, and in second case the final image is formed at a least distance of distinct vision. Let's solve it. चलिए पहले केस में फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा था बच्चों, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है FO/FE। FO is 140, FE is 5 और आंसर इज 28। ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीस्कोप ना बेटा फाइनल इमेज उल्टा बनाता है। इस तरह से था टेलीस्कोप कुछ है ना, यहां से ऐसे कुछ रेज आए थे, इसके ऊपर गिरे थे लाइक दिस, और फाइनल इमेज कैसा बना था आपका? उल्टा बना था। इफ यू रिमेंबर दिस, आपका फाइनल इमेज उल्टा बना था, तो इसीलिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू आप नेगेटिव लिख सकते हो। ओके, अब अगर आपका फाइनल इमेज बन रहा है बेटा नियर पॉइंट के ऊपर, तो आंसर क्या आएगा? चलो, अगर आपका फाइनल इमेज बना नियर पॉइंट पे, चलिए फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट। अब इसका आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर के ऊपर बनेगा, टेक्स्ट बुक में यह फॉर्मूला दिया नहीं है, टेक्स्ट बुक में खाली यही फॉर्मूला दिया है कि टेलीस्कोप फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाता है, तो आपका फॉर्मूला बनता है FO/FE। अगर टेलीस्कोप फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे आपको बना के दे, नियर पॉइंट के ऊपर बना के दे, तो उस केस में मैग्निफिकेशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है विच इज M = FO/FE। तो करना ही है, साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है 1 + FE/D। क्या मल्टीप्लाई करना है आपको? 1 + FE/D। तो ये नया फॉर्मूला है, NCERT में नहीं है, बात खास ध्यान में रहे मेरी। अरे बात समझ में? चलो वैल्यू रखो। सो FO/FE 1 + FE/D दैट इज इक्वल टू 28 इंटू ये हो जाएगा 1.2। ओके, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 33.6। सो नाउ यू विल गेट मैग्निफिकेशन ऑफ 33.6। अगर आपका फाइनल इमेज कहाँ पर है? नियर पॉइंट पे है। तो फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे है तो मैग्निफिकेशन 28, फाइनल इमेज अगर नियर पॉइंट पे है मैग्निफिकेशन 33.6। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन और बाकी है। ओके, फॉर द सेम टेलीस्कोप इन एक्सरसाइज व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस? चलिए इसे कहते हैं अपने ट्यूब लेंथ, टेलीस्कोप का डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। तो ट्यूब लेंस होता है बच्चा FO+FE। क्या होता है ट्यूब लेंथ? ट्यूब लेंथ होता है आपका FO+FE। FO का वैल्यू कितना था बच्चा? आगे FO का वैल्यू दिया था आपको 140 और FE का वैल्यू है 5। तो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा 145 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल, FO+FE। Now, if this telescope is used to view a 100-meter tall tower 3 kilometer away, what is the height of image of the tower formed by the objective lens? तो अगर आप 3 किलोमीटर दूर का एक टावर देख रहे हो, तो आगे वाला ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा उसकी साइज क्या होगी? बड़ा सिंपल सा है ये, देखिए। तो ये आपका आगे का लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए होगा क्या बेटा? तो यहां से जो भी आपके रेज आएंगे, वॉट एवर इट इज, राइट, उन रेज की वजह से यहाँ पे क्या बनने वाला है? आपका इमेज बनने वाला है। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है काइंड ऑफ। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, दोनों तरफ आपका एंगल कैसा रहता है? सेम रहता है।
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लीजिए, कितना दिया आपको 3 किलोमीटर। और इमेज कहाँ बनने वाला है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव के ऊपर, क्योंकि 3 किलोमीटर मतलब ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, बहुत दूर होता है 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी मतलब फाइनल इमेज इज नियरली एट द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो वी राइट हियर image of tower will be formed at focus of objective lens। चलो दोनों तरफ एंगल आपको सेम दिख रहा है, तो सिंपली क्या लिखेंगे, एच ओ बाई 3 किलोमीटर इक्वल टू एच आई बाई एफ ओ। एच ओ बाई 3 किलोमीटर इज एच आई बाई एफ ओ। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपने मून में किया था, याद करो कि मून है अगर तो मून के इमेज का साइज क्या बनेगा, ये सेम वही क्वेश्चन है। चलो एच ओ हाइट का ये 3 किलोमीटर है, ये हाइट का वैल्यू दिया है, टावर का हाइट कितना दिया है 100 मीटर, 3 किलोमीटर होता है 3000 मीटर। एंड फोकस दिया हुआ है आपको कितना था, ऑब्जेक्टिव का फोकस था आगे वाले लेंस का, एफ ओ था 140 सेंटीमीटर, राइट। ये कट यहां से, ये भी कट, तो एच आई इज गोइंग टू बी 14/3 सेंटीमीटर। चलिए कहाँ इमेज बनाया आगे वाले लेंस ने, 14/3 सेंटीमीटर के ऊपर। थर्ड पार्ट देखिए इसका क्वेश्चन, तो जो इमेज बना उसका साइज है 14/3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगर टावर का फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बना है, फाइनल इमेज कौन बनाएगा, आईपीस, पीछे वाला लेंस। तो पीछे वाला लेंस जब इमेज बनाएगा तो उसकी साइज कितनी हो जाएगी। तो चलिए पीछे वाला जो लेंस है आईपीस, उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चा, सो वी नो दैट मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, क्योंकि फाइनल इमेज कहां बन रहा है, नियर पॉइंट के ऊपर। अगर नियर पॉइंट के ऊपर बन रहा है फाइनल इमेज तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस 25 डिवाइड बाई एफ ई का वैल्यू दिया है, कितना दिया है बेटा, एफ ई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, तो ये मैग्निफिकेशन हो जाना है आपका 6। नाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, दैट इज द हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 6 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हु विल बिहेव लाइक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कौन करेगा, तो जो आगे वाले लेंस ने इमेज बनाया है जिसका साइज है 14/3, वो पीछे वाले के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सो दिस विल बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस जिसका साइज है 14/3। कट करेंगे देन आंसर इज 28 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ फाइनल इमेज इज 28 सेंटीमीटर। तो जो 100 मीटर टावर है ना, 100 मीटर दूर मतलब 3 किलोमीटर दूर जो 100 मीटर ऊंचा टावर है, उसकी साइज आपको कितनी दिखेगी, आपकी साइज दिखेगी 28 सेंटीमीटर। कहाँ पे, नियर पॉइंट के ऊपर। आप बोलोगे सर क्या फायदा हुआ, 100 मीटर का था उसकी साइज खाली आपने 28 सेंटीमीटर बता दी। तो भाई साहब जो 100 मीटर था ना वो 3 किलोमीटर दूर था, तो कोई इत्तू सा दिखेगा 3 किलोमीटर दूर, इत्तू सा। बट ये तो टेलीस्कोप है जिसने उसको मैग्नीफाई करके 28 सेंटीमीटर बना के दिया आपको, तो आप तो बेनिफिट में ही हो। आर यू गेटिंग इट, कुछ बात आ रही है समझ में आपको। आगे बढ़े बच्चे, चले आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना पूरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क में आ सकता है पूरे चैप्टर में से कोई भी। चलो, कैसेग्रेन टेलीस्कोप यूजेस 2 मिरर एज शोन इन फिगर। चलो, कैसेग्रेन टेलीस्कोप बेसिकली 2 मिरर का बना था, अगर आपको याद हो तो। एक था आपका आगे कॉन केव मिरर और यहां पे था एक कॉन्वेक्स मिरर। हुआ कुछ यूं था कि जहां से जो लाइट आई थी, लेट मी कॉल इट मिरर नंबर 1, वो लाइट कहां कॉन्वर्ज होने वाली है, अपने फोकस के ऊपर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा कि आपका ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे है, तो ये लाइट अगर मिलती तो कहां मिलती, फोकस के ऊपर। किसके फोकस के ऊपर, पहले लेंस के फोकस के ऊपर मिलती तो। बट क्योंकि एक दूसरा लेंस आ गया है तो ये लेंस क्या करेगा, वापस लाइट को बेंड करेगा और फाइनल इमेज को बाहर निकालेगा। समझे।
तो हमें फाइंड करना है, चलिए हमें सच अ टेलीस्कोप इज बिल्ट विद अ मिरर 20 mm अपार्ट। देखो ये दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस दिया है आपको बच्चा 20 mm, that is 2 centimeter apart. If the radius of curvature of the large mirror is 220 mm, चलो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना R1 हमने नाम दिया है इसको, इसको R2 नाम देंगे। R1 दिया है 220 mm, तो इसका फोकस हो जाएगा 220 by 2 110 mm, दैट इज 11 सेंटीमीटर। और इसका कर्वेचर दिया है 140 mm, सो आपको R2 दिया हुआ है 140 mm, तो आपका F2 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मैं फिगर में डेटा लिखता हूं ताकि थोड़ा क्लियर रहे कि कौन सी की चीजें आपको दी है। हमें फाइंड करना है वेयर विल बी द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म। फाइनल इमेज कहां बनेगा ये आपको फाइंड करना है। तो पहली बात मैंने जो आपको बताया, जब ये वाला मिरर है जो पहले लाइट को बेंड कर रहा है, ये मिरर अपना इमेज कहां बना के देगा, अपने फोकस के ऊपर। कहां पर है उसका फोकस, 11 सेंटीमीटर के ऊपर। तो यहां से उसका फोकस है 11 सेंटीमीटर के ऊपर, राइट। तो यहां से उसका फोकस क्या हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से अगर 11 है तो 2 निकाल दीजिए, यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो हम सिंपली यहां पे लिखेंगे कि क्या लाइट फॉलिंग ऑन लार्जर मिरर produces image at its focus। कहां पर है उसका फोकस, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दिस विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट, दिस विल बिहेव as an object for smaller mirror. This will behave as an object for smaller mirror। चलो कितना डिस्टेंस हो जाएगा उसका, तो बेटा यहां से 11 सेंटीमीटर है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 में से 2 गया तो 9 सेंटीमीटर। ये पॉइंट क्या बनेगा, this will behave like virtual object for smaller mirror। okay, चलिए hence we can write object distance for mirror 2। तो यहां से डिस्टेंस मैंने वापस समझा देता हूं आपको, यहां से 11, तो यहां से क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 2 डिस्टेंस दिया 2 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर करिए, दैट इज 9 सेंटीमीटर। नाउ इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। आपके माइंड में ऐसा फिट कर दिया गया है कि इस तरफ है तो नेगेटिव, नो। लाइट कहां से गिर रही है वो देखो, तो ये स्मॉलर मिरर है, इसके ऊपर लाइट यहां से आ रही है लाइक दिस, और यहां पे आपका फाइनल इमेज बन रहा है। ओके, नाउ बी वेरी 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 स्पेसिफिक अबाउट दिस। जिस तरफ से लाइट गिरती है ना वो डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और ये नेगेटिव डायरेक्शन होगा। मतलब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो इस तरफ है, ये आपके किसके लिए काम करेगा, ये एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। तो क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आपको लेना है 9 सेंटीमीटर। चलो इसका फोकल लेंथ क्या है इस मिरर का, तो इस मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको F2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मिरर है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स है ना, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेट्स फाइंड आउट। हेंस मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u equal to 1/f, so you get v2 equal to u2 minus f2। वैल्यू भी रख सकते हो आप डायरेक्ट, चलो वैल्यू रख देते हैं। hence 1/v2 equal to 1/f2 minus 1/u2, 9 minus 7, well what will be the value, कितना वैल्यू हो जाएगा 1/7 minus 1/9 का, चेक करिए वैल्यू फटाफट। इट इज गोइंग टू बी 9 minus 7, that is equal to 2 divided by 63, so your final image will be 63/2, 31.5 centimeter
फ्रॉम स्मॉलर मिरर। ये V कहां से मेजर किया आपने, V2 है ना, मतलब फ्रॉम स्मॉलर मिरर। वैसे ना ये लाइन ही नहीं बनती प्रॉपर, बॉक्स ही नहीं बनता है, ये पेन जो है ना वो स्लाइड हो जाता है, तो प्रॉपर चल नहीं पाता ये पेन। सो इट इज 31.5 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर मिरर। तो छोटे मिरर से 31.5 सेंटीमीटर पे आपका फाइनल इमेज बनेगा। तो पहला इमेज इसने बनाया अपने फोकस के ऊपर जो कि 11 सेंटीमीटर, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा जिसका डिस्टेंस हो जाएगा 11 माइनस 2, 9 सेंटीमीटर प्लस में। अब इसके लिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो एंड टकाटक आंसर आ गया। चलो आगे देखते हैं, भी लास्ट 2 ना होगा ना, लास्ट 2 है। चलो सेव कर लेते हैं इसको। चलो बेटा ध्यान, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। कहा क्या है इस क्वेश्चन में, ऐसा कहा है कि हमने मिरर को, सुनिए ध्यान से, हमने मिरर को थीटा एंगल घुमाया। कितना घुमाया मिरर को हमने, थीटा एंगल। तो सवाल ये है कि लाइट जो इसके ऊपर गिर रही थी परपेंडिकुलरली वो कितना दूर जाएगी, ये लाइट कितनी डिफ्लेक्ट होगी आपको बताना है। अब इसका लॉजिक समझिए, अगर आप मिरर को थीटा एंगल घुमाओगे ना तो लाइट आपकी 2 थीटा एंगल घूम जाती है। क्यों भाई, देखिए ध्यान से होगा क्या। अभी आपकी लाइट ऐसे गिर रही है, राइट, तो अभी जो आपका नॉर्मल है वो भी ऐसे ही है। अब जैसे ही आपने मिरर को घुमाया, हुआ क्या, ध्यान से देखना, आपने मिरर को घुमा दिया थीटा एंगल, तो जो नॉर्मल था वो भी कितना एंगल घूम जाएगा, थीटा एंगल। जो नॉर्मल था वो भी कितना घूम गया, थीटा एंगल घूम गया। ओके, तो अभी आपकी इंसिडेंट लाइट कैसी थी, इस तरह से थी इंसिडेंट लाइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, थीटा, बिकॉज इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल आर ऑलवेज सेम। तो आप अगर मिरर को थीटा एंगल घुमाओगे तो नॉर्मल भी थीटा एंगल घूमेगा, तो इंसिडेंस एंगल थीटा जितना बढ़ेगा तो रिफ्लेक्शन एंगल भी थीटा जितना बढ़ेगा, मतलब ओवरऑल कितना एंगल बढ़ेगा, 2 थीटा। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। ओके, चलिए अब इसी के बेसिस पे आपको आंसर देना है। कितना हमने घुमाया है इसको, डिफ्लेक्शन करा है 3.5 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर deflection of beam of light is equal to 2 theta, 2 into 3.5 degree, that is 7 degree. So light will bend by what amount, 7 degree. चलो सिंपल लिखेंगे बच्चा, एंगल क्या लिखेंगे अपने, एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये एंगल कितना बनेगा बच्चा आपका, ये एंगल बनेगा आपका 2 थीटा, राइट। अपोजिट साइड इज डी, एडजेसेंट साइड इज 1.5, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं डी डिवाइड बाई 1.5। चलो कितना एंगल है वहां पे, 7 डिग्री। आपको डिग्री नहीं चलेगी, यहाँ पे आपको चाहिएगा रेडियन। रेडियन के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 180। क्या लॉजिक यूज किया हमने, सिंपली थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। थीटा किस में लेना है, रेडियन में। चलो अब मेरी जरूरत नहीं आपको यहाँ पे, आप ऐसे इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.18 मीटर। हेंस डी इज गोइंग टू बी 0.18 मीटर। कितना आएगा डी का वैल्यू, 0.18 मीटर। तो सिंपली ध्यान क्या रखना है कि अगर मिरर को थीटा एंगल घुमाया तो ओवरऑल लाइट कितना घूम जाएगी, 2 थीटा एंगल घूम जाएगी। अगर मिरर थीटा घुमाते तो लाइट कितना घूमेगी बच्चे, 2 थीटा घूमेगी। नाउ 2 थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड या आर्क बाय रेडियस, यू विल गेट योर आंसर। देखिए चलते चलते अपने एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं मेरे बच्चे। ये बहुत गजब सा क्वेश्चन है। आई डोंट वांट कि आप ये क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपको ये क्वेश्चन अपने एंड से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा कहा है, पहले पार्ट में, 2 पार्ट में क्वेश्चन है कि यहां पर एक प्लेन मिरर है और उसके ऊपर इस तरह से एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। हुआ क्या, हमने यहां पर एक पिन रखी, ऑब्वियसली पिन का इमेज बनेगा बिकॉज मिरर है नीचे। तो हमने पिन को ऐसी जगह पे रखा ताकि पिन का इमेज भी वहीं बने।
हमने पिन को ऐसी जगह रखा ताकि पिन का इमेज भी उसी जगह पे बने। अब ये कब पॉसिबल है? अगर पिन का इमेज भी बेटा उसी जगह पे बन रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब मिरर पे गिरने वाली जो लाइट हो वो कैसी हो? परपेंडिकुलर हो। वापस समझो, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है और उसका जो इमेज है वो भी उसी जगह बना है। ये तभी पॉसिबल है जब जब इसमें से निकलने वाले जो भी रेज है व्हाट्सोएवर, जो लेंस में से बेंडिंग होने के बाद मिरर पे परपेंडिकुलर गिरे। अगर वो मिरर पे परपेंडिकुलर गिरेंगे तभी जाके वो अपने पाथ को क्या करेंगे? रिट्रेस करेंगे, राइट? क्योंकि अगर पाथ एग्जैक्टली रिट्रेस करेंगे तभी आपको इमेज कहाँ मिलेगा? जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है वापस, है कि नहीं? समझे कि नहीं? मिरर पे गिरने वाली लाइट परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए तो एग्जैक्टली वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और जहां ऑब्जेक्ट था वही इमेज मिलेगा। So we can simply say that this point is none other than but the focus of the lens. भाई ये पॉइंट और कुछ नहीं है क्या? ये लेंस का फोकस है। बिकॉज लेंस में से पास होने वाली लाइट कैसे हो गई? पैरेलल, है कि नहीं? लेंस में से पास होने वाली लाइट कैसी हो गई बच्चा? पैरेलल हो गई, तभी तो जाके मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर गिरी। मतलब ये पॉइंट और कुछ नहीं है, ये पॉइंट है फोकस ऑफ द लेंस। लेट मी कॉल लेंस को मैं 1 कह लेता हूं, ठीक है? तो मेरे पास इन शॉर्ट फोकस ऑफ लेंस 1 आ गया, जो मुझे दे दिया। कितना डिस्टेंस दिया है? देखो स्टार्टिंग में आपको डिस्टेंस दिया है 45 सेंटीमीटर, तो यह आ गया 45 सेंटीमीटर। चलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया होगा ग्लास का। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया तो आप 1.5 ले लीजिए, ठीक है? अब देखिए मैं ना इसको यूज करके एफ और एन को यूज करके पहले इसका कर्वेचर फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है आगे मुझे काम आएगा। ओके, सो वी कैन राइट हियर लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f1 इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों तरफ कर्वेचर सेम है, तो अगर एक को अपने पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा क्या ले लेंगे? अपने नेगेटिव। चलो कितना फोकल लेंथ है? 45। ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 2/r। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ गया 45 सेंटीमीटर। चलो मैंने पहला काम कर लिया। अब क्या हुआ वो ध्यान से देखो। अब हमने ये लेंस के नीचे यहां भर दिया है लिक्विड। सो वी कैन एज्यूम कि ये लिक्विड जो है ना वो एक लेंस की तरह बिहेव करेगा। हाउ विल दिस लिक्विड बिहेव? ऑब्वियसली द लिक्विड विल बिहेव लाइक अ लेंस। कैसा लेंस? प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव। क्योंकि लिक्विड का ये सरफेस लेंस के कांटेक्ट में है तो वो कॉन्केव होगा, और नीचे वाला सरफेस ग्लास, प्लेन ग्लास के कांटेक्ट में है तो वो प्लेन होगा। मतलब दिस विल बिहेव लाइक अ प्लेनो कॉन्केव लेंस। ओके, और अब आपने जब यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया वापस यहाँ पे, जब आपने पिन को रखा और अगर आपको इमेज चाहिए सेम जगह के ऊपर, तो अब आपको कितने डिस्टेंस पे पिन लाना पड़ा? 30 सेंटीमीटर के ऊपर, ऐसा कहा है क्वेश्चन में, देखिए। तो आपको पिन 30 सेंटीमीटर के ऊपर लाना पड़ा। मतलब अब क्या होगा? जो भी लाइट आएगी वो सबसे पहले ये वाला लेंस जो है वो कॉन्वर्जिंग है, उसको कॉन्वर्ज करेगा। फिर ये कॉन्केव है जो उसको डाइवर्ज करेगा, और फाइनली आपकी लाइट मिरर के ऊपर गिर रही है नॉर्मली, तभी जाके वो अपने पाथ को क्या कर रहा है? रिट्रेस कर रहा है। सिमिलरली एक और आप बता सकते हो, चाहो तो नहीं फिगर ड्रॉ करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंसेप्ट क्या है? मिरर पे गिरने वाली लाइट मिरर को परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, तभी आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह मिलेंगे। और यहाँ पे लाइट का बेंडिंग ऊपर वाला ग्लास का लेंस भी कर रहा है और नीचे वाला जो लिक्विड है लिक्विड का लेंस भी कर रहा है। तो अगर दो लेंस है साथ में तो यू आर द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस 1/f1 plus 1/f2 equal to 1/f. So we can write here this will behave like a combination of two lenses. This will behaves like
द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, जिसमें एक का फोकल लेंथ है f1 जो आपके पास पहले से है, इसका फोकल लेंथ हम फाइंड कर लेंगे f2। और ये पॉइंट क्या होगा बच्चा, क्योंकि आपका रे पैरेलल हो चुका है, दोनों में से पास होने के बाद रे पैरेलल हुआ है, मतलब ये है आपका फोकस कह सकते हैं आप, और यू कैन से फोकस ऑफ कंबाइंड लेंस। दिस इज द फोकस ऑफ कंबाइंड लेंस। क्या है ये फोकस ऑफ कंबाइंड लेंस, क्योंकि लाइट सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो गई है, मतलब ये फोकस होगा तभी जाके दोनों में से पास होते ही आपकी लाइट कैसी हो गई बच्चा, पैरेलल हो गई, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन राइट, कॉम्बिनेशन में हम क्या लिखते हैं, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। चलो कहाँ पर है ये, ओवरऑल आपका फोकस है 30 सेंटीमीटर के ऊपर। सो वी कैन राइट 1/30 इक्वल टू f1 कितना है, f1 का वैल्यू है 45, ये वाले का फोकल लेंथ है 45 प्लस 1/f2। सो आपका जो 1/f2 का वैल्यू है वो निकल के आने वाला है बेटा। ओके बच्चा, माय अपोलॉजी, क्योंकि ऐसा कहा है कि जब आप लिक्विड भरा, आपने लिक्विड जब आपने रिमूव कर दिया ना तब डिस्टेंस आया 30, मतलब लिक्विड जब निकाल दिया ना लिक्विड, तब ये डिस्टेंस कितना आया है, 30 आया है। जब आपने लिक्विड निकाल दिया तब का डिस्टेंस क्या है, 30 है, और जब आपने लिक्विड भर के रखा था तब का डिस्टेंस कितना है, 45 है। कोई नहीं, विद इन अ सेकंड ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये एक ही जगह डेटा चेंज करना है आपको, मतलब आपका ये जो वैल्यू है ना बच्चा, वो f1 क्या है, 30 सेंटीमीटर है भाई, चलना f1 का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, राइट। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे, नथिंग मोर देन दैट। ओके, और ये f2 का वैल्यू कितना है, 45 है, तो ये f1 30 है, राइट, एंड ओवरऑल कॉम्बिनेशन का कितना है, 45 है। होता है, मैं क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आपको डायरेक्ट बता दिया ना इसलिए। चलो, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। लॉजिक पूरा सेम है, जो मैंने आपको समझाया वही है, लॉजिक में कुछ भी गलत नहीं है, लॉजिक पूरी तरह से बच्चा सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, डेटा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। चलो, तो यहाँ पे कंबाइंड फोकल लेंथ कितना है, 45, और ये एक लेंस का कितना आया है, 30। इफ आई पुट इट हियर 1/30 1/45 हो गया करेक्शन। 30 45 खाली चेंज करना था। सो आपको f2 मिलेगा 1/30 माइनस 1/45, you will get your 1/f2 will be equal to कितना हो जाएगा आपका, 1/f2 वैल्यू हो जाएगा 1 एक कंबाइंड का 45 है ना यार, क्या हो रहा है, कंबाइंड का फोकल लेंथ है, 45 और f1 का वैल्यू है 30, ठीक है। तो 1/f2 हो जाएगा 1/45 माइनस 1/30, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो आपका देखो f2 का वैल्यू आ गया, कितना वैल्यू आ गया, f2 का आपका वैल्यू आ गया 90 सेंटीमीटर, माइनस में f2 मतलब कौन सा लेंस है आपका, इस तरह का लिक्विड का लेंस है, राइट। लेट्स से लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, बाहर ग्लास है तो n1 का वैल्यू कितना लेंगे, 1। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ऊपर वाले लेंस का ही कर्वेचर होगा, बिकॉज ये तो लिक्विड है, लेंस रखोगे तो लेंस जितना कर्व हो जाएगा वो तो, और इसका कर्वेचर हम कितना लेके आए थे, 30 सेंटीमीटर, और ये सरफेस प्लेन है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, 0। चलिए, इसका हमारे पास फोकल लेंथ आ चुका है, f2 का वैल्यू -19। लेंस मेगा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f2 इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। चलो, फोकल लेंथ आया है -19, n2 हमें फाइंड करना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है लिक्विड का, -1/1 चलो, एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है आपको, 30 दिया हुआ है, राइट। चलो, एक सरफेस का आप 30 लीजिए, दूसरे का आप ले लीजिए 0। ओके, 0 नहीं होगा, प्लेन सरफेस है ना, तो रेडियस विल बी इन्फिनिटी। प्लेन सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है प्लेन सरफेस का। ओके, कीप इट इन माइंड, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे आप r1 का वैल्यू ले लीजिए इन्फिनिटी, और r2 का वैल्यू ले लीजिए 30। चलिए, आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे और n2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कट हो जाएगा 33 से, 1 सामने आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 + 1/3, hence your answer is 1.33. So this is your final answer. This is the refractive index of the liquid.
ओके, समझे आप क्वेश्चन को कैसे करना है आपको सॉल्व? मेरा प्लेटफॉर्म बहुत मूव हो रहा है, इसलिए कैमरा थोड़ा थोड़ा मूव हो जाता है। सब सेटिंग किया हुआ है मैंने। कभी आओ सूरत तो मिलना मेरे क्लास पे आके, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, कितना स्ट्रगल मुझे करना पड़ता है आपके लिए लेक्चर लाने के लिए। एनीवेज कोई नहीं, स्ट्रगल तो रहती है लाइफ में। लाइफ इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल मैन। स्ट्रगल नहीं है तो लाइफ किस बात की है कि नहीं? हाँ, तो कहाँ थे बेटा हम? वापस एक बार आपको मैं पूरा ब्रीफ कर देता हूँ इस क्वेश्चन का। हमने क्या करा था? लेंस, पानी और मिरर, 3 चीजें रखी थी, राइट। जहां पे हमने पिन रखी वहीं पे उसका इमेज आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल आने वाले लेंसेज कैसे हो जाने, ओवरऑल आने वाले रेस लेंस में से पास होने के बाद कैसे हो जाने चाहिए? पैरेलल हो जाने चाहिए। ओके, मतलब वो जो पॉइंट आपको दिया है वो और कुछ नहीं है, क्या है? उसका फोकस है। तो यहाँ पे दोनों का कंबाइंड फोकस दे दिया है 45 सेंटीमीटर। और जब पानी निकाल दिया तो अब खाली क्या बचा? लेंस बचा। और खाली लेंस के लिए फोकल लेंथ कितना दे दिया? 30। तो खाली लेंस के फोकल लेंथ से आप उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लो। यहाँ पे कंबाइंड फोकल लेंथ में से इस वाले का फोकल लेंथ फाइंड कर लो, ग्लास का, लिक्विड का। लिक्विड वाले लेंस का फोकल लेंथ आ गया तो लेंस मेकर अप्लाई करिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो ठीक है बच्चा, यहाँ पे आपका मैराथन इस पर्टिकुलर 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स का सबसे बड़ा एनसीईआरटी एक्सरसाइज यहाँ पे होता है कंप्लीट। राइट, आई होप कि आप सपोर्ट करोगे, लेक्चर को देखोगे और बाकी आपके दोस्तों के साथ शेयर करोगे। 1 शॉट में से छोटे छोटे फॉर्मूला आपको सिखा दिए जाएंगे, बट 1 शॉट में इतने डिटेल में क्वेश्चन होते नहीं है। चले बच्चा लोग, मिलते हैं वापस अगले क्लास में। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से नोट्स डाउनलोड करना भूलना मत। तब तक के लिए बच्चा टाटा, बाय बाय, सी यू।